नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम क्लास 12th की सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का दोस्तों चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। दोस्तों यह वीडियो हिंदी मीडियम में होने वाली है और दोस्तों यह वीडियो फुल चैप्टर है, यानी कि यह जो वीडियो है इसमें चैप्टर 5 है उसका फुल चैप्टर कराया जाएगा। दोस्तों जो ये वीडियो है वन शॉट है, यानी कि ये चैप्टर 5 का सोशियोलॉजी का वन शॉट होने वाला है। और दोस्तों यह वीडियो आपके बोर्ड और सीयूटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप अन्य विषयों के वन शॉट देखना चाहते हैं, जैसे कि समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर आपको इन सभी विषयों के वन शॉट मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप क्लास 12 से हैं दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हिंदी मीडियम में आप सभी आर्ट्स वालों को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों सामाजिक विषमता क्या है? दोस्तों लोगों में जो अमीरी गरीबी पाई जाती है उसी को हम एक सामाजिक विषमता के रूप में देखते हैं। दोस्तों अब इस सामाजिक विषमता को हम अच्छे से पढ़ते हैं जो हमारे बुक में दिया गया है। दोस्तों सामाजिक विषमता या बहिष्कार हमारे जीवन की वास्तविकता है, एवं यह प्राकृतिक एवं व्यवहारिक है। दोस्तों जो सामाजिक विषमता और बहिष्कार है आप देखेंगे, ये तो हमारे जीवन की क्या हो चुके हैं, एक रूप से देखेंगे हमारे दैनिक जीवन की एक वास्तविकता बन गए, क्योंकि यह दोस्तों प्राकृतिक एवं व्यवहारिक है। दोस्तों आप देखते होंगे भारत में जन्मे और यही पले बड़े लोग जानते हैं कि सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार जीवन की वास्तविकता है। दोस्तों गलियों और प्लेटफॉर्म पर भिखारी, छोटे बच्चों के ढाबों और घरों और निर्माण कार्यों में काम करते देखना आम बात है। दोस्तों जब हम भारत में पले बड़े हैं तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पर सामाजिक विषमता और जो यहाँ की मतलब असमानता है और बहिष्कार है, सब क्या है दोस्तों, हमारे जीवन की वास्तविकता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं गली और प्लेटफॉर्म पर भी भिखारी है, छोटे बच्चे जो ढाबों पर काम करते हैं या घरों या निर्माण कार्य में जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। दोस्तों ये सब क्या है, ये सब दोस्तों हमारे जीवन के लिए क्या है, आम बात है। दोस्तों जब हम ऐसे बच्चों को देखते हैं दोस्तों, तो हम ऐसे बच्चों का शिक्षा से वंचित रहना हमें अन्याय नहीं लगता है। यानी कि जब ये बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं, देखते हैं कि हम एक काम कर रहे हैं, इनको इस उम्र में क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इनको इस उम्र में ये पत्थर उत्थर नहीं पकड़ना चाहिए, इनको इस समय कलम पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों ये सब देख के हमें क्या होता है दोस्तों, हमें कोई अन्याय नहीं लगता है कि मतलब ये तो हमें नॉर्मल लगता है, कोई नहीं गरीब है तो करेंगे यार, इनके पास संसाधन नहीं है तो क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या है, भारतीय लोगों के लिए क्या है दोस्तों, एक रूप से क्या है दोस्तों, ये आम बात है। ठीक दोस्तों। दोस्तों समाज में जातिगत भेदभाव, महिलाओं पर हिंसा और अल्पसंख्यकों व दिव्यांग जनों के प्रति पूर्वाग्रह जैसे घटनाएं अब भी रोजाना देखने को मिलती हैं। यानी कि दोस्तों सोसाइटी इतना आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अभी देखेंगे आप तो हमें आए दिन सुनने को मिलता है जातिगत भेदभाव हो रहा है, कहीं पर महिलाओं पर हिंसा हो रही है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है दहेज के लिए, अन्य वस्तुओं के लिए। और अल्पसंख्यकों जो दिव्यांग जिन्हें पीडब्ल्यूडी कहते हैं, उनके प्रति हम पूर्वाग्रह की घटनाएं अब भी रोजाना देखते हैं। ठीक दोस्तों। दोस्तों गौर से देखने से हमें पता चलता है कि दोस्तों जो लोग समाज के सबसे निम्न स्तर पर है वही सबसे ज्यादा परिश्रम करते हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो समाज में बहुत निम्न स्तर पे है, जिनका सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही लो है, यानी कि जो आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत क्या है, नीचे हैं या बहुत पिछड़े हुए हैं दोस्तों, तो देखने को पता चलता है हमें कि वही सबसे ज्यादा क्या करते हैं दोस्तों, समाज में काम करते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा परिश्रम जो समाज के सबसे निम्न स्तर के लोग हैं वही करते हैं। दोस्तों एक दक्षिण अमेरिकी कहावत है, यानी कि एक जो दक्षिण अमेरिकी कहावत है वो यह है दोस्तों, यदि परिश्रम इतनी ही अच्छी चीज होती तो अमीर लोग हमेशा उसे अपने लिए बचा कर रखते। यानी कि दोस्तों एक दक्षिण अमेरिकी कहावत है, अगर परिश्रम इतना अच्छा चीज होता, जो कहते हैं सभी लोग परिश्रम करो, मेहनत करो, तो अगर यदि परिश्रम इतना ही अच्छा होता तो उसे जो अमीर लोग हैं अपने लिए हमेशा क्या करते, बचा के रखते और गरीबों को परिश्रम नहीं करने देते। तो आप इसे याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछी जा सकती है कि आपकी कहावत कौन से देश से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा ये दक्षिण अमेरिकी कहावत है। ठीक दोस्तों। दोस्तों विश्व भर में पत्थर तोड़ने, खुदाई करना, भारी वजन उठाना या रिक्शा ठेला खींचना जैसे कठिन श्रम गरीब लोग ही करते हैं, फिर भी उनकी जीवन स्थिति में सुधार नहीं हो पाता है। यानी कि दोस्तों देखते हैं जितना भी जीवन में आप देखेंगे अपने अपने आसपास या अपने समाज में, तो जो दोस्तों जितने भी कठिनाई भरे काम है या जितने भी दोस्तों मतलब कठिन काम है, वो दोस्तों सभी क्या करते हैं दोस्तों, वही लोग करते हैं जो क्या है, बहुत ही गरीब है। जैसे पत्थर तोड़ना, खुदाई करना, भारी वजन उठाना, ठेला खींचना, और जैसे कि क्या करना दोस्तों, घरों के निर्माण कार्य में मजदूर के रूप में कार्य करता। फिर भी दोस्तों उनकी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा सुधर नहीं पाती है, यानी उनका जो जीवन स्तर है वो भी ज़्यादा ठीक नहीं हो पाता है। इतना परिश्रम करते हैं, इतना काम करते हैं, तब भी गरीब लोग। दोस्तों इसके अलावा
प्रत्येक समाज में हर व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति एक समान नहीं होती। यानी कि दोस्तों हर एक समाज में जो आदमी का सामाजिक लेवल होता है, यानी कि जो सामाजिक स्तर होता है या परिस्थिति होती है, एक समान नहीं होती है। किसी की ज़्यादा होती है तो किसी की कम होती है। समाज में कुछ लोगों के पास तो धन, संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सत्ता और शक्ति जैसे संसाधनों की अधिकता होती है, तो दूसरों और कुछ लोगों के पास इसका इनका नितांत अभाव रहता है। तो कुछ लोग की स्थिति बीच की होती है। यानी कि दोस्तों आपको बताया जा रहा है, जो समाज है वहाँ पर सबकी जो स्थिति होती है, यानी कि परिस्थिति होती है, वो समान नहीं रहती है। किसी के पास देखेंगे तो आप धन, संपत्ति, स्वास्थ्य, सत्ता, शक्ति जैसे संसाधन क्या होते हैं, अधिक होते हैं। लेकिन देखेंगे वहीं पर आप किसी के पास ये सब क्या होते हैं, सब बहुत ही कम होते हैं। यानी कि किसी के पास ज़्यादा होंगे, किसी के पास बहुत ही कम होंगे, और कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी स्थिति क्या होगी, बीच की होगी। यानी कि जिसके पास क्या होगा दोस्तों, ना बहुत ज़्यादा होगा, ना बहुत कम होगा। यानी कि सामाजिक परिस्थिति क्या होती है, सबकी समाज में एक समान नहीं होती है। ठीक दोस्तों? दोस्तों आप देखेंगे जो सामाजिक विषमता या जो सामाजिक असमानता है, यह व्यक्तिगत नहीं है दोस्तों। यह जो विषमता है या जो बहिष्कार है दोस्तों, ये सामाजिक है। यानी कि जो दोस्तों सामाजिक विषमता और जो बहिष्कार समाज में फैला हुआ है, या किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं संबंधित है, पूरे समाज से संबंधित है। और दोस्तों ये हम जानेंगे जी, जो सामाजिक विषमता और जो सामाजिक बहिष्कार है, वो सामाजिक इसलिए है कि क्योंकि ये व्यक्ति से नहीं, समूह से संबंधित है। यानी कि जो सामाजिक विषमता और बहिष्कार है, इसलिए पहली बात तो सामाजिक है क्योंकि ये व्यक्ति से नहीं संबंधित है, ये किससे संबंधित है, समूह से संबंधित है। ये व्यवस्थित व संरचनात्मक है। और ये दूसरा कारण यह है, जो सामाजिक विषमता एवं जो बहिष्कार है, सामाजिक इसलिए है क्योंकि ये व्यवस्थित एवं क्या है, संरचनात्मक है, ये आर्थिक नहीं है। यानी कि ये सामाजिक है। इसीलिए क्या है दोस्तों, जो सामाजिक विषमता और जो बहिष्कार है, क्या है दोस्तों, ये सामाजिक है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि सामाजिक विषमता और बहिष्कार सामाजिक क्यों है, तो आप यही लिख दीजिएगा तीनों पॉइंट। क्योंकि ये व्यक्ति से नहीं, समाज से संबंधित है। दूसरा ये व्यवस्थित एवं संरचनात्मक है। और तीसरा ये आर्थिक नहीं है, यानी कि ये सामाजिक है। इसलिए क्या है दोस्तों, सामाजिक विषमताएं और जो हमारे बहिष्कार है, सब क्या है, सामाजिक है। ठीक दोस्तों? सामाजिक संसाधनों को 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों लोगों के पास जो मतलब सोशल प्रॉपर्टी होती है, या जो सामाजिक संसाधन होते हैं, अगर हम उनको बांटना चाहें तो हम 3 रूप में बांट सकते हैं। ठीक दोस्तों? दोस्तों पहला जो है, पहला आर्थिक पूंजी के रूप में हम बांट सकते हैं किसी के मतलब सामाजिक संसाधन को। आर्थिक पूंजी का मतलब क्या है दोस्तों, भौतिक संपत्ति आय के रूप में। यानी कि जो उसकी भौतिक संपत्ति है, जैसे कि उसके घर हो गए, उसके जो पैसा हो गए, जो इनकम हो गई, इसके रूप में हम पहला बांट सकते हैं। यानी कि जो सामाजिक संपत्ति का जो प्रथम मतलब रूप है, या जो प्रथम पार्ट है या भाग है, उसे क्या कहते हैं, वो बहुत आर्थिक पूंजी। पूंजी आर्थिक पूंजी में क्या आता है दोस्तों, भौतिक संपत्ति और आय। ठीक, ये सब क्या होती है, आर्थिक पूंजी होती है। जो दूसरा सामाजिक संसाधन का मतलब प्रकार है, वो है सांस्कृतिक पूंजी। अब दोस्तों सांस्कृतिक पूंजी क्या होता है दोस्तों, प्रतिष्ठा एवं शैक्षिक योग्यता के रूप में। यानी कि आपके अंदर कितनी प्रतिष्ठा है, कितना आपके अंदर मतलब शिक्षा है, योग्यता है, ये सब क्या होता है दोस्तों, ये सब दोस्तों होते हैं प्रतिष्ठा एवं शैक्षिक योग्यता के रूप में हमारी सांस्कृतिक पूंजी होते हैं। दोस्तों तीसरा होता है सामाजिक पूंजी। दोस्तों सामाजिक पूंजी क्या होता है दोस्तों, सामाजिक संगतियों एवं संपर्कों के जाल के रूप में। यानी कि जो हमारी सामाजिक संगतियां होती है, जो हमारे मतलब लोगों से संपर्क होते हैं, या जो हमारे मतलब रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, उनसे जो हमारी सामाजिक संगतियां व संपर्क होते हैं, वो सब क्या होते हैं दोस्तों, सामाजिक पूंजी के रूप में आते हैं। तो कभी कभी दोस्तों पूछ लिया जाता है, सामाजिक संसाधनों को बताइए, या इनमें से कौन सा ऐसा है जो सामाजिक संसाधन नहीं है। तो इसे आप याद रखिएगा, ये सामाजिक संसाधन जो है तीनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रख लीजिए। पहला है आर्थिक पूंजी, दूसरा सांस्कृतिक पूंजी, और तीसरा सामाजिक पूंजी। ठीक दोस्तों, 2 सासे हैं और एक आसे है, इसे आप याद रखिएगा हमेशा। ठीक दोस्तों, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप भूल ही जाते हैं कि कौन सा प्रश्न है इसका, और मतलब कौन सा उत्तर है। ठीक दोस्तों, इसके अलावा सामाजिक विषमता का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसे आप जान लीजिए। दोस्तों सामाजिक विषमता का साधारण भाषा में अर्थ यह है, सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धत सामाजिक विषमता कहलाती है। यानी कि जो सामाजिक संसाधन है उनके पास, उनकी पहुंच जो है असमान है लोगों के पास। यानी कि जो सामाजिक संसाधन है उसको सभी लोग एक समान रूप से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कोई किसी के पास ज़्यादा धन दौलत है, किसी के पास कम धन दौलत है, या कोई ज़्यादा अयोग्य है, कोई ज़्यादा अयोग्य है। तो यही क्या है दोस्तों, सामाजिक विषमता है। यानी कि सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति क्या है दोस्तों,
सामाजिक विषमता कहलाती है। ठीक दोस्तों इसके अलावा जो सामाजिक अस्थिरीकरण होता है ये क्या होता है इसको जानते हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी के एक रूप से सेकंड हेडिंग है। तो दोस्तों सामाजिक अस्थिरीकरण क्या होता है इसको जानने से पहले मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों आप हिंदी मीडियम के अगर आर्ट्स से हैं यानी कि ह्यूमैनिटीज आपने ले रखी है क्लास 12 में, दोस्तों आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। आपको इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के सभी वीडियो हिंदी मीडियम में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों बिना समय व्यक्त करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ। सामाजिक विषमता को और सामाजिक अस्थिरीकरण को और अच्छे से जानते हैं हम सब। दोस्तों एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूहों को ऊंचा नीचा या छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों में बट जाना ही सामाजिक अस्थिरीकरण कहलाता है। यानी कि दोस्तों जो एक समाज होता है उसमें जो समूह पाए जाते हैं उन समूहों को ऊंचा नीचा या छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों पर बट जाना ही क्या होता है दोस्तों, सामाजिक अस्थिरीकरण कहलाता है। यानी कि एक मतलब जो लोग आपस में बटे रहते हैं ऊपर नीचे, मतलब कोई जैसे जाति के रूप में आप देख सकते हैं दोस्तों, कोई मतलब क्या है सबसे ऊपर माना जाता है तथाकथित ऊंची जातियां, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं मध्य के माने जाते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं दोस्तों जो नीचे माने जाते हैं। तो ये सब दोस्तों क्या है, ये सब क्या है दोस्तों सामाजिक अस्थिरीकरण है। यानी कि क्या है दोस्तों, सामाजिक आधार पर जब लोग क्या होते हैं दोस्तों ऊंचा नीचा या छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों पर बढ़ जाते हैं, इसे ही बोलते हैं दोस्तों सामाजिक अस्थिरीकरण। ठीक दोस्तों सामाजिक अस्थिरीकरण के 3 मुख्य सैद्धांतिक विशेषताएं हैं। अब दोस्तों इसे हम जान लेते हैं कि सामाजिक अस्थिरीकरण के क्या 3 मुख्य सैद्धांतिक विशेषताएं हैं। दोस्तों सामाजिक अस्थिरीकरण व्यक्तियों के बीच की भिन्नता का प्रकार नहीं बल्कि समाज की विशिष्टता है। और जो दूसरा इसका जो सैद्धांतिक विशेषता है वो यह है, सामाजिक विषमता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। यानी कि दोस्तों सामाजिक विषमता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती जाती रहती है। एक रूप से अगर देखेंगे, अगर आप दलित हैं तो अगर आपको शोषण का सामना करना पड़ रहा है, समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके आने वाली पीढ़ी को भी हो सकता है कि क्या करना पड़े, सामाजिक शोषण या सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़े। यानी कि सामाजिक अस्थिरीकरण होता है पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, और हो सकता है कि आपका जो स्तर है वो आगे आने वाले समय में भी वही रहे जो इस समय है। तो इसका मतलब है सामाजिक जो अस्थिरीकरण होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी क्या होता है बना रहता है। दोस्तों सामाजिक अस्थिरीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। यानी कि जो सामाजिक अस्थिरीकरण होता है उसे विश्वास और विचारधारा द्वारा। दोस्तों जो हमारी एनसीईआरटी के एक अगली हेडिंग है पूर्वाग्रह, अब आइए उसके बारे में हम जान लेते हैं कि पूर्वाग्रह क्या होता है। दोस्तों पूर्वाग्रह यह होता है कि एक समूह के सदस्य द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या विश्वास को पूर्वाग्रह कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ, जब किसी समूह के लोग दूसरे समूह के बारे में बिना पूरी जानकारी लिए पहले ही कोई राय बना लेते हैं तो उसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। दोस्तों उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति यह मान ले कि सभी अमीर लोग घमंडी होते हैं या सभी ग्रामीण लोग अशिक्षित होते हैं तो यह पूर्वाग्रह है, क्योंकि दोस्तों यह सोच बिना किसी वास्तविक अनुभव या प्रमाण के पहले से बना ली गई है। ठीक दोस्तों समझ गए ना। यानी कि दोस्तों अगर आपको सरल शब्दों में बताऊं तो पूर्वाग्रह का मतलब यह होता है किसी व्यक्ति या समूह के बारे में पहले से बनी हुई अक्सर गलत या एक तरफा जो धारणाएं होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक दोस्तों इस शब्द का अक्षरांश अर्थ पूर्व निर्णय है, अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। यानी कि दोस्तों अगर आप देखेंगे जो पूर्वाग्रह है इसका अक्षरांश अर्थ यानी कि इसका मतलब शाब्दिक अर्थ आप जानना चाहेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्व निर्णय। यानी कि पूर्व निर्णय मतलब क्या करना, बिना किसी जानकारी के पहले ही क्या करने ला निर्णय ले लेना या विश्वास या अपना विचार बना लेना, अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे हुए शुरुआत में ही बना ली जाती है। दोस्तों एक पूर्वाग्रहित व्यक्ति के पूर्व कल्पित विचार सबूत साक्ष्यों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। यानी कि दोस्तों जो एक पूर्वाग्रहित व्यक्ति होता है यानी कि जो पहले से ही विचार बना लेता है या पहले से ही बिना मतलब तथ्य को जाने अपने विचारों को मजबूत कर लेता है, दोस्तों ऐसे पूर्वाग्रहित व्यक्ति के पूर्व कल्पित विचार सबूत साक्ष्यों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर क्या होते हैं दोस्तों, आधारित होते हैं। यानी कि ये सब सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं, इसके पास कोई सबूत और साक्ष्य नहीं रहता है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। दोस्तों यह नई जानकारी प्राप्त होने के बावजूद भी बदलने से इनकार करते हैं। यानी कि पूर्वाग्रही व्यक्ति जो होते हैं, जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं दोस्तों, वही लोग जब नई जानकारी प्राप्त करते हैं उसके बावजूद भी दोस्तों वो जो अपने विचार है उसे बदलने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को राजी नहीं कर पाते हैं। यानी कि नई जानकारी प्राप्त होने के बावजूद भी
अपने विचारों को बदलने से क्या करते हैं, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूर्वाग्रह से क्या होते हैं, पीड़ित होते हैं, ऐसे पूर्वाग्रह के शिकार होते हैं, वो सब क्या होते हैं दोस्तों, इनकार करते हैं अपने विचार को बदलने के लिए नई जानकारी मिलने पर। दोस्तों पूर्वाग्रह अपरिवर्तनीय, कठोर व रूढ़ि रूढ़ि रूढ़िबद्ध रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होता है। यानी कि दोस्तों जो पूर्वाग्रह होता है वो दोस्तों क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि जल्दी परिवर्तित नहीं होता। जो एक बार बन गया वो बन गया। बहुत कठोर होता है, बहुत रूढ़िवादी धारणाओं पर आधारित क्या होता है। ठीक दोस्तों पूर्वाग्रह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकता है। दोस्तों बात ध्यान देने वाली यह है, इसे आप नोट करिएगा, जो पूर्वाग्रह है वो क्या हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। ठीक दोस्तों पर समानता इसे नकारात्मक रूप में ही लिया जाता है। यानी कि दोस्तों पूर्वाग्रह को हम अधिकतर क्या लेते हैं, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, नकारात्मक रूप में ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों पूर्वाग्रह सकारात्मक भी हो सकता है। ठीक दोस्तों उदाहरण के लिए अपनी जाति को दूसरों से श्रेष्ठ मानना। यानी कि दोस्तों क्या होता है, हम देखते हैं ना, जैसे पूर्वाग्रह में क्या करते हैं लोग, एक दूसरे से प्रति क्या करते हैं, अपने पहले से ही विचार बना लेते हैं बिना तथ्यों पर। तो एक रूप से अगर आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए लोग क्या करते हैं, अपनी जात को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। यानी कि जिस जात में उनका जन्म हुआ है उस जात के लोगों के क्या करेंगे दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा मानेंगे। यानी कि उनकी जात बहुत अच्छी है, वो सब लोग उनकी जात में जन्मे सभी लोग अच्छे हैं, और जो अन्य जात के लोग हैं सब क्या है, बहुत ही खराब है। क्या है दोस्तों, यह पूर्वाग्रह का एक उदाहरण है। तो दोस्तों अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न आए तो ये आप इसका उत्तर भी लिख सकते हैं, या अगर आपसे मतलब सीयूटी में एग्जाम में ही पूछ ले कोई मतलब उदाहरण मतलब कि पूर्वाग्रह का है या नहीं, तो आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं कि उदाहरण पूर्वाग्रह का है या नहीं। उसके अलावा दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों रूढ़िबद्ध धारणाएं ज्यादातर निर्जातीय और प्रजातीय समूहों और महिलाओं के बारे में प्रयोग की जाती है। यानी कि दोस्तों जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं पूर्वाग्रह जैसी, वो सब क्या होती है दोस्तों, सब अधिकतर जो निर्जातीय और जो प्रजातीय समूह होते हैं या जो महिलाएं होती है उनके बारे में प्रयोग की जाती है। दोस्तों भारत जैसे देश में जो बहुत समय तक एक उपनिवेश रहा है, कई रूढ़िबद्ध विचार औपनिवेशिक देन है। कुछ समुदाय को वीर प्रजाति की संज्ञा दी जाती है, तो कुछ को कायर और पौरुषहीन, और कुछ को दगाबाज कहा जाता है। दोस्तों यानी कि जो भारत में जो ये पूर्वाग्रह की अवधारणा है, ये दोस्तों क्या है, देखेंगे दोस्तों तो ये उपनिवेशवाद की भी एक रूप से देन है। क्योंकि दोस्तों जो बहुत समय से उपनिवेश रहा है, तो उसमें उपनिवेशवादी कुछ ऐसे रूढ़िबद्ध विचार थे जो क्या हुए हैं, उसके अंदर समाहित हो गए हैं। यानी कि कई रूढ़िबद्ध विचार औपनिवेशिक देन है। कुछ समुदाय को दोस्तों वीर प्रजाति की संज्ञा दे दी जाती है, यानी कि जो इस समुदाय इस जाति के संबंधित है, वो क्या है, बहुत ही वीर है, बहुत ही बहादुर है। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कायर और पौरुषहीन कहा जाता है। जैसे कि सोसाइटी में कुछ लोग को बताया जाएगा, भाई जो एक कम्युनिटी के लोग हैं, जो इस समाज या जाति के लोग हैं, ये सब क्या है दोस्तों, बहुत ही बलवान है, बहुत ही क्या है दोस्तों, ताकतवर है, यानी कि वीर प्रजाति के लोग हैं। और कुछ को बताया जाएगा, अरे ये सब तो कायर लोग हैं, ये सब पौरुषहीन है, ये सब तो मतलब डरपोक इंसान है। और कुछ लोगों को क्या बताया जाता है दोस्तों, ये दगाबाज है, यानी कि क्या करते हैं, धोखा करते हैं। लेकिन दोस्तों जो धारणाएं होती हैं पूर्ण रूप से गलत होती हैं। क्योंकि दोस्तों हम देख सकते हैं, या सही हो सकता है कि दोस्तों कोई व्यक्ति किसी समय में आलसी या चालाक, बहादुर या कायर हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा सामान्य कथन सभी समूहों के कुछ जातियों के बारे में सच नहीं हो सकता है। दोस्तों पूरे समुदाय के लिए यह सच नहीं हो सकता है। यानी कि दोस्तों समान कथन सभी समूहों के कुछ व्यक्तियों के बारे में सच हो सकता है, लेकिन पूरे समुदाय के लिए सही नहीं हो सकता है। यानी कि किसी एक समाज का कोई एक व्यक्ति हो सकता है आलसी हो, बहुत वीर प्रजाति का हो, परुषहीन हो, लेकिन दोस्तों एक आदमी के आधार पर आप पूरे समाज को कैसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, आलसी या वीर प्रजाति का घोषित कर सकते हैं। ठीक दोस्तों जो रूढ़िबद्ध धारणाएं पूरे समूह को एक जैसा मानते हैं और व्यक्तियों की भिन्नता या जो उनके समय या परिस्थितियों के अंतर को नजरअंदाज कर देती हैं। यानी कि दोस्तों जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं वो क्या करती है, सभी समूह को एक जैसा मानती है। जैसा कि मैंने बताया ना, एक ही व्यक्ति के आधार पर पूरे समाज को वीर प्रजाति बता दिया जाएगा, या कायर पौरुषहीन बता दिया जाएगा, या दगाबाज बता दिया जाएगा। और दोस्तों ये व्यक्तियों की भिन्नता या समय और परिस्थितियों के जो अंतर होते हैं दोस्तों, वो क्या करती है, नजरअंदाज कर देती है। कौन सी धारणाएं, जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है, जो पूर्वाग्रहित धारणाएं होती है। दोस्तों भेदभाव क्या है, विषय में जान लेते हैं। दोस्तों भेदभाव का अर्थ है दोस्तों किसी समूह के सदस्यों को उनके
लिंग, जाति या धर्म के आधार पर अवसरों या सुविधाओं के से वंचित रखना भेदभाव कहलाता है। यानी कि दोस्तों इसका साफ साफ अर्थ है, जब किसी समूह के सदस्यों को उनके लिंग, जाति या धर्म के आधार पर क्या किया जाता है दोस्तों, उनको अवसरों और सुविधाओं से वंचित रखा जाता है तो उसे भेदभाव कहते हैं। जैसे कि आप भारत में देखे होंगे जातिगत भेदभाव, जात के आधार पर लोगों को क्या किया जाता है, जो उनके सुविधाएं और जो अवसर होती है उनसे वंचित रखा जाता है। दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, भेदभाव कहते हैं। ठीक दोस्तों सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों वह तौर तरीका जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है या अलग रखा जाता है। यानी कि दोस्तों सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार का मतलब यह है, यह वह तौर तरीका है जिसके जरिए क्या किया जाता है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने से रोका जाता है या अलग रखा जाता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को समाज में मिलने नहीं दिया जाता है, पूरी तरह से घुलने मिलने से समाज में रोका जाता है तो उसे क्या बोलते हैं तो हम सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार बोलते हैं। दोस्तों सामाजिक बहिष्कार आकस्मिक नहीं होता है, यह व्यवस्थित तथा अनैच्छिक होता है। यानी कि एक व्यवस्थित रूप से सामाजिक बहिष्कार घटित होता है समाज में, और दोस्तों यह अनैच्छिक होता है, यानी कि जिसके प्रति सामाजिक बहिष्कार किया जाता है उसकी इच्छा नहीं होती है कि उसके ऊपर क्या किया जाए, बहिष्कार या सामाजिक बहिष्कार जैसी प्रताड़नाएं की जाए, लेकिन दोस्तों तब भी किया जाता है उसके प्रति क्या, सामाजिक बहिष्कार या अपवर्जन। तो दोस्तों सामाजिक बहिष्कार आकस्मिक नहीं होता है, व्यवस्थित और अनैच्छिक होता है। ठीक दोस्तों भारत में भी अन्य समूहों की तरह जात, लिंग और धर्म आधारित सामाजिक भेदभाव व बहिष्कार प्रचलित रहे हैं, जिनके विरुद्ध विभिन्न कालों में आंदोलन हुए हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान जब अभिजात भारतीय भी ऐसे भेदभाव के शिकार हुए तब उन्हें इसका वास्तविक अनुभव हुआ। दोस्तों जो ब्रिटिश काल था उसमें देखते हैं तो जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, उसमें भारतीयों से क्या करते थे, नफरत करते थे, उनके प्रति भेदभाव का नजरिए लगते थे। तो दोस्तों जब ब्रिटिश काल आया तो दोस्तों जो भारत का जो अभिजात वर्ग है दोस्तों, या दोस्तों जो भारत का सो कॉल्ड मतलब इलाइट वर्ड है, या दोस्तों तथाकथित जो उच्च जातियां हैं दोस्तों, तो दोस्तों वो सब भी क्या हुए दोस्तों, भेदभाव के शिकार हुए, क्योंकि उन्हें दोस्तों पहले कभी भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ा था, क्योंकि वो अन्य जातियों से ही भेदभाव करते थे। लेकिन दोस्तों जब अंग्रेज आए तो यानी कि ब्रिटिश जब शासन आया तो पूरे भारतीय समाज से भेदभाव करते थे, तो इसमें उनके लिए छोटी जात क्या बड़ी जात क्या, तो सबसे भेदभाव करते थे। तो दोस्तों जो बड़ी जातियां थी जो सदियों से सभी का शोषण करती थी तथाकथित, तो उनको भी क्या हुआ दोस्तों, उनका भी ब्रिटिश शासन काल में भेदभाव का शिकार होना पड़ा। यानी कि दोस्तों तब उन्हें इसका वास्तविक अनुभव हुआ, यानी कि तब उन्हें भेदभाव का जो वास्तविक अनुभव है तब जाकर हुआ। ठीक दोस्तों आप देखेंगे तो अब एक एनसीईआरटी में बॉक्स करके दिया गया होगा आपको ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर के बारे में। तो ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर क्या होता है दोस्तों, इसको हम जान लेते हैं। दोस्तों समानता समाज को 2 इकाइयों में विभाजित है, यानी कि जो समाज है दोस्तों आप देखेंगे समानता 2 इकाइयों में विभाजित है, पहला स्त्री और दूसरा पुरुष। दोस्तों यह एक अपरिवर्तनीय व्यवस्था है, परंतु शरीर विज्ञान में हुए अनेक शोध ने शरीर को चयन प्रणाली का भाग बना दिया है। यानी कि दोस्तों हम देखते हैं समाज में जो मतलब एक अपरिवर्तनीय व्यवस्था जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, क्या है दोस्तों, स्त्री और पुरुष की। यानी कि समाज में दो इकाइयां हैं, एक स्त्री की होती है, एक पुरुष की होती है। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं जो शरीर विज्ञान है उसमें क्या हुआ है दोस्तों, उसमें अनेक ऐसे शोध हुए हैं जिसने शरीर को क्या किया है, चयन प्रणाली का भाग बना दिया है। यानी कि आप अपने चयन के अनुसार अपने शरीर को धारण कर सकते हैं, स्त्री या पुरुष हो सकते हैं। दोस्तों पुरुष अनेक चिकित्सा यंत्रों को प्रयोग कर स्वयं को महिला का रूप दे सकता है, और महिला यदि चाहे तो उन यंत्रों के द्वारा स्वयं को पुरुष का शरीर रूप दे सकती है। यानी कि दोस्तों अगर जो स्त्री है वो चाहे तो अनेक ऐसे यंत्र आ गए हैं, मतलब चिकित्सा यंत्र आ गए, चिकित्सा यंत्र आ गए हैं जिसका प्रयोग करके वह क्या कर सकती है दोस्तों, खुद को महिला का रूप मतलब पुरुष का रूप दे सकती है। और दोस्तों अगर पुरुष खुद चाहे तो पुरुष भी क्या कर सकता है, इन यंत्रों का प्रयोग करके महिला का रूप अपने आप को दे सकता है। ठीक दोस्तों, यानी कि दोस्तों इस दृष्टि से शल्य चिकित्सा प्रविधि के द्वारा अपनी जेंडर पहचान में इच्छानुसार अथवा किसी अन्य कारण से बदलाव किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों जो टेक्निक आ गई है, जो शल्य चिकित्सा आ गया है, इसके अनुसार दोस्तों हम अपनी जो जेंडर या पहचान में दोस्तों इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसी मतलब बदलाव को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी कि अपने हम जो जेंडर है, अपना जो हमारा जेंडर है उसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम बदल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार चिकित्सा मतलब शल्य विधियों द्वारा। इसी को बोलते हैं दोस्तों ट्रांसजेंडर। ठीक दोस्तों, सरल शब्दों में अगर कहें तो पुरुष से स्त्री के रूप में एवं स्त्री से पुरुष के रूप में स्वेच्छा से
बदलाव की स्थिति ट्रांसजेंडर की अवधारणा को बनाती है एवं स्पष्ट करती है। यानी कि दोस्तों अगर सरल शब्दों में कहें तो अगर कोई स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में है और वो स्त्री से पुरुष बनना चाहता है या पुरुष से स्त्री बनना चाहता है, तो दोस्तों इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांसजेंडर की अवधारणा कहते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा या किसी कारण से अपने लिंग यानी कि जेंडर को बदलता है, यानी अपने आप को पुरुष से स्त्री में परिवर्तित करता है या स्त्री से पुरुष में परिवर्तित करता है, तो इसे ट्रांसजेंडर कहते हैं। ट्रांसजेंडर मतलब क्या करना, अपने जेंडर को बदल लेना। अगर आप पुरुष हैं और आप स्त्री बन गए विज्ञान के माध्यम से, या आप स्त्री हैं और आप विज्ञान के माध्यम से पुरुष बन गए, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांसजेंडर बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब जान लेते हैं थर्ड जेंडर क्या होता है। दोस्तों थर्ड जेंडर के बारे में जान लेते हैं। थर्ड जेंडर क्या है दोस्तों, सामाजिक इकाइयों की यह श्रेणी जो ना तो पुरुष है और ना ही स्त्री के रूप में रेखांकित की जाती है। यानी कि दोस्तों सामाजिक इकाई की वह श्रेणी जो ना ही पुरुष है और ना ही स्त्री के रूप में रेखांकित की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, थर्ड जेंडर बोलते हैं। यानी कि दोस्तों ऐसी श्रेणी में देखेंगे दोस्तों तो वास्तव में वे लोग आते हैं जो महिला और पुरुष दोनों की विशेषताओं का मिश्रण होते हैं। यानी कि जिसमें महिला और पुरुष दोनों की विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है, उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हम थर्ड जेंडर बोलते हैं। ठीक दोस्तों, इसके अलावा थर्ड जेंडर की पहचान या तो स्वयं सामाजिक इकाई अथवा समूह, समाज या परिवार द्वारा की जाती है। ठीक दोस्तों, चूंकि ये सामाजिक इकाइयां ना तो संपूर्ण पुरुष और न ही पूर्ण महिला है, इसीलिए इसे तीसरा जेंडर कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों जो थर्ड जेंडर होते हैं न वो पूर्ण रूप से महिला होते हैं और न दोस्तों पूर्ण रूप से स्त्री होते हैं, इसीलिए दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हें थर्ड जेंडर कहा जाता है। यानी कि तीसरा लिंग एक रूप से आप कह सकते हैं, थर्ड जेंडर कह सकते हैं। दोस्तों भारत सहित अनेक देशों ने इस सामाजिक श्रेणी को वैधानिक मान्यता प्रदान की है और उन्हें अनेक अधिकार दिए हैं। यानी कि दोस्तों जो भारत है उसके सहित जो अनेक देश हैं, उन्होंने क्या है, इन सामाजिक श्रेणियों को वैधानिक मान्यता प्रदान की है और उन्हें अनेक अधिकार का पात्र बनाकर समानता के मूल्यों से परिचित कराया है। ठीक दोस्तों आप देखेंगे तो भारत में जो तीसरा जेंडर है यानी जो थर्ड जेंडर है दोस्तों, वो चुनाव लड़ने के लिए स्वयं को नामांकित कर सकता है, वोट डाल सकता है। ये सब अधिकार जो है भारत में थर्ड जेंडर को प्राप्त है। ठीक दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में जो तीसरा जेंडर है उसके लोग चुनाव लड़ने के लिए स्वयं को नामांकित कर सकते हैं या नहीं, तो उसे आप याद रखिएगा कि वह सब क्या कर सकते हैं, स्वयं को चुनाव लड़ने के लिए नामांकित कर सकते हैं। यानी कि जो थर्ड जेंडर है उसे भी चुनाव लड़ने और वोट डालने का क्या है, भारत में अधिकार है। ठीक दोस्तों अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए थर्ड जेंडर क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहता हूँ सिर्फ एक लाइन में। दोस्तों थर्ड जेंडर में वो लोग आते हैं जो न पूरी तरह पुरुष होते हैं और न पूरी तरह स्त्री, उनमें दोनों की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। यानी कि जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं उसे बोलते हैं हम थर्ड जेंडर। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो अगली हेडिंग देखेंगे जो आप अपनी बुक में एनसीईआरटी को तो ऐसे दे रखी है, जाति और जनजाति दो व्यवस्थाएं जो विषमता को कायम रखती है और न्याय संगत सिद्ध करती है। तो दोस्तों इसमें हम पहले जात के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जात क्या होती है। दोस्तों जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, इसी के बारे में हम दोस्तों अध्ययन करेंगे। दोस्तों जाति व्यवस्था एक विशिष्ट भारतीय सामाजिक संस्था है जो विशेष जातियों में पैदा हुए व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव पूर्ण व्यवहार को लागू करती है और न्यायपूर्ण ठहराती है। यानी कि दोस्तों जो जाति है एक भारतीय सामाजिक संस्था है, यानी कि एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें दोस्तों विशेष जातियों में पैदा हुए व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार को क्या किया जाता है दोस्तों, लागू किया जाता है और न्याय संगत ठहराया जाता है। दोस्तों ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था व्यक्तियों का उनके व्यवसाय तथा परिस्थिति के आधार पर वर्गीकरण करती थी। यानी कि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो जाति व्यवस्था है व्यक्तियों का क्या करती है, उनके व्यवसाय या उनके परिस्थिति के आधार पर उनका वर्गीकरण करती है समाज में। ठीक दोस्तों, प्रत्येक जाति का एक व्यवसाय होता है, यानी कि प्रत्येक जाति एक व्यवसाय से जुड़ी थी। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि विशेष जाति में जन्मा व्यक्ति उस व्यवसाय में भी जन्म लेता था जो उसकी जाति से जुड़ा था, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। यानी कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी विशेष जाति में जन्म लेता है, यानी कि विशेष जाति में जन्मा व्यक्ति उस व्यवसाय को भी उस व्यवसाय में भी जन्म लेता था जो उसकी जाति से जुड़ा था, और जो उसकी जाति से व्यवसाय जुड़ा था जिसमें उसने जन्म लिया है दोस्तों, वह उसी व्यवसाय को करेगा, वह उस व्यवसाय को छोड़ नहीं सकता, यानी कि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता था।
ठीक दोस्तों। दोस्तों दोस्तों प्रत्येक जाति का सामाजिक परिस्थिति या हैसियत के अधिक्रम में एक विशेष स्थान होता है। यानी कि दोस्तों प्रत्येक जाति का क्या होता है, जो सामाजिक स्थिति होती है या हैसियत होती है, उसमें क्या होता है, एक स्थान निर्धारित होता है। दोस्तों अतः मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि सिर्फ सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार ही व्यावसायिक श्रेणियां श्रेणीबद्ध नहीं थी, बल्कि प्रत्येक बृहत्तर व्यावसायिक श्रेणी के अंदर पुनः श्रेणी क्रम था। दोस्तों इसका इस सेंटेंस का मतलब यह है कि जो जातियां होती हैं उसमें भी कई छोटी बड़ी जातियां पाई जाती हैं। यानी कि जातियों में भी क्या होती हैं, कई सारी उपजातियां होती हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर आप दोस्तों एक कारीगर को एक बड़ी व्यावसायिक श्रेणी मान ले, तो उसके अंदर भी कोई बड़ा कारीगर, कोई साधारण काम करने वाला और कोई बहुत ही निम्न स्तर का कारीगर माना जाता है। यानी कि दोस्तों एक पैसे के अंदर भी अलग अलग दर्जे या रैंक के लोग होते हैं। यही इस सेंटेंस में बताने का प्रयास किया गया है। ठीक दोस्तों। अस्पष्टता सामाजिक जिसे जात तथा आर्थिक हैसियत में घनिष्ठ संबंध था। यानी कि दोस्तों जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति होती है उसमें घनिष्ठ संबंध रहता है। जैसे कि दोस्तों अगर मान लीजिए आप उच्च जाति में जन्म लिए हैं, तो आपके पास जो आर्थिक संसाधन होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। यानी कि अगर आपकी सामाजिक स्थिति ऊंची है तो आपकी आर्थिक स्थिति भी ऊंची होगी। तो इसे यही पर बताने का प्रयास किया गया है यहाँ पर कि सामाजिक और आर्थिक हैसियत में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। उच्च जातियाँ प्रायः निर्बाध रूप से उच्च आर्थिक स्थिति की थी, जबकि निम्न जातियां प्रायः निर्बाध रूप से निम्न आर्थिक स्थिति की होती थी। यानी कि दोस्तों उच्च जातियों के पास अधिकतर निर्बाध रूप से आर्थिक परिस्थितियां जो होती थी वो उच्च होती थी, और जो निम्न जातियां थी उनकी प्रायः निम्न आर्थिक स्थितियां होती थी। दोस्तों आधुनिक काल विशेषकर 19वीं सदी से जाति और व्यवसाय का संबंध कमजोर हुआ है। अब व्यवसाय बदलना आसान हो गया है और आर्थिक स्थिति भी जाति से कम जुड़ी हुई है। हर जात में अमीर गरीब लोग मिलते हैं। यानी कि दोस्तों लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हुआ है, यानी कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ है दोस्तों, आप देखते हैं तो जाति और व्यवसाय का जो संबंध है दोस्तों धीरे धीरे कमजोर हो गया है। यानी कि चाहे जिस जात में जन्मा व्यक्ति है वो चाहे जिस कार्य को क्या कर सकता है, कर सकता है। यानी कि जात और व्यवसाय का जो संबंध है 19वीं शताब्दी में कमजोर हो गया है। अब व्यवसाय बदलना आसान हो गया है और दोस्तों आर्थिक स्थिति भी जात से कम जुड़ी हुई है। यानी कि हर जात में अमीर और गरीब लोग देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी जात में ही गरीब लोग मिलेंगे, आपको बड़ी जात में भी या तथाकथित उच्च जात में भी गरीब लोग देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों फिर भी व्यापक स्तर पर जाति और वर्ग का संबंध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, केवल समान सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बीच में दूरी कम हुई है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो व्यापक स्तर पर अगर आप देखेंगे फिर भी जो जाति या वर्ग का जो संबंध है, या दोस्तों जाति या वर्ग का हम देखते हैं दोस्तों एक रूप से हमारे समाज में जो पूरा का पूरा संबंध चलता आ रहा है दोस्तों, वह पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों हम देखते हैं कि जो समान स्तर के आर्थिक सामाजिक जातियां हैं, यानी कि जो समाज स्तर के सामाजिक आर्थिक जातियां हैं, उनके बीच में क्या हुआ दोस्तों, दूरियां कुछ कम हुई है। यानी कि दोस्तों जो थोड़ा बहुत समानता रखती थी जातियां आपस में, या जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थितियां थोड़ा बहुत समान थी पहले के ज़माने में, उनके बीच क्या हो गया दोस्तों, अब अंतर बहुत ही कम हो गया है। लेकिन मतलब पूरी तरह से अभी जो संबंध है ये खत्म नहीं हुआ है, जो जाति और जो आर्थिक स्तर का था। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों संक्षेप में कहा जाए दोस्तों, समाज में बदलाव जरूर आया है, परंतु बड़े स्तर पर जाति आधारित असमानता अभी भी बनी हुई है। आज भी ऊंची जातियां अधिक साधन संपन्न और ऊंचे पदों पर हैं, जबकि निम्न जातियां अब भी वंचित हैं। यानी कि दोस्तों समाज में बदलाव आया है, जातिगत जो धारणाएं थी कमजोर हुई हैं, लेकिन दोस्तों अब भी क्या हुआ है दोस्तों, जो जाति आधारित असमानता है बनी हुई है। अगर आप देखेंगे तो दोस्तों जो ऊंची जातियां हैं वो अधिक साधन संपन्न है, यानी कि ज्यादा अमीर है और ज्यादा ऊंचे ऊंचे पदों पर अब भी आसीन है, और जो दोस्तों निम्न जातियां हैं वो भी अब भी वंचित हैं। दोस्तों सामाजिक आंदोलन, आर्थिक बदलाव और सरकारी प्रयासों के बावजूद 21वीं सदी में भी दोस्तों जाति भारतीयों के जीवन के अवसरों को गहराई से प्रभावित करती है। दोस्तों हम जान लेते हैं अस्पृश्यता के बारे में, यानी कि जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, छुआछूत कहते हैं। ठीक दोस्तों धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक विधान या दंडों का प्रावधान किया जाता है, इसे अस्पृश्यता कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो ऐसी जातियां हैं जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से बहुत ही
अशुद्ध मानी जाती हैं या अशुद्धता एवं शुद्धता के पैमाने में बहुत ही नीचे मानी जाती हैं। दोस्तों ऐसे जातियों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंड का विधान किया जाता है। इसे अस्पृश्यता कहते हैं या इसे छुआछूत कहते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ वो जातियाँ जो बहुत ही मतलब अशुद्ध मानी जाती हैं धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से, उनको क्या किया जाता है दोस्तों, बहुत ही कठोर सामाजिक दंडों का पालन करना पड़ता है। इसी को दोस्तों हम अस्पृश्यता कहते हैं। अस्पृश्य जातियां मानी जाती हैं, उनका दोस्तों जाति शोषण या अधिक्रम में कोई स्थान नहीं है, वे तो इस व्यवस्था से ही बाहर मानी जाती हैं। छुआछूत अछूत जातियां जो होती हैं वो जाति व्यवस्था से ही क्या होती हैं दोस्तों, इस रूप से देखेंगे तो आप जाति शोषण व्यवस्था से ही बाहर मानी जाती हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अछूत जातियों को तो इतना अधिक अशुद्ध या अपवित्र माना जाता है कि उनका जरा छू लेना भर से ही अन्य सभी जातियों के सदस्य अत्यंत अशुद्ध हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों जो अछूत जातियां होती हैं, जो अस्पृश्य जातियां होती हैं, उनको इतना शुद्ध माना जाता है कि अगर उनको कोई छू लेगा जो उच्च जाति का है या कोई अन्य जाति का है तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि महिला पानी दे रही है, तो ऐसे दे रही है पानी की जैसे उससे छू ना जाए। इसको एकदम नीचे करके ऊपर से देखिए यहाँ से पानी डाल रही है, तो इससे यह धारणा पता चलती है कि जो अछूत जातियां होती हैं उनको बहुत ही अशुद्ध माना जाता है। दोस्तों अछूत माने जाने वाली व्यक्तियों को कठोर दंड झेलने पड़ते हैं और उन्हें जो छू लेता है उसे भी अशुद्धिकरण करना पड़ता है। यानी कि दोस्तों जो अछूत माने जाने वाली जातियां होती हैं उनको बहुत सारे मतलब कठोर दंडों का सामना करना पड़ता है। अगर दोस्तों इनको कोई छू लेता है दोस्तों उसको शुद्धिकरण करना पड़ता है। दोस्तों जो दक्षिण भारत में तो दूर से अस्पृश्यता की धारणा प्रचलित थी। यानी कि जो दक्षिण भारत है हमारा, वहां पर दूर से अस्पृश्यता की जो धारणा थी वो प्रचलित थी। यानी कि जहाँ अछूत उपस्थित या उसकी छाया तक अशुद्ध मानी जाती थी। यानी कि दूर से अस्पृश्यता में क्या होता है दोस्तों, या दूर से अशुद्धता में क्या होता है दोस्तों, इसमें यह माना जाता है कि दोस्तों जो अछूत है उसकी उपस्थिति या छाया भी क्या होती है दोस्तों, उसमें अशुद्ध मानी जाती है। यानी कि दक्षिण भारत में दूर से अस्पृश्यता की जो धारणा थी वो बहुत ही मजबूत थी या प्रचलित थी। उसमें अछूत व्यक्तियों की छाया उपस्थिति भी क्या होती थी, अशुद्ध मानी जाती थी। कुल मिलाकर दोस्तों अस्पृश्यता केवल शारीरिक संपर्क से बचने तक सीमित नहीं था, बल्कि अछूत पर अनेक सामाजिक प्रतिबंध भी लगाती थी। यानी कि दोस्तों जो अस्पृश्यता होती है दोस्तों, इसका सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आप जो मतलब जो अछूत जाति हैं उनको मत छूइए, उनसे शारीरिक संपर्क से बचे रहिए। दोस्तों इसका यह भी अर्थ था कि जो अछूत जातियां हैं उन पर कई प्रकार के सामाजिक जो प्रतिबंध होते थे वह लगाए जाते थे। यहाँ तक बता देना भी महत्वपूर्ण है कि अस्पृश्यता के 3 मुख्य आयाम हैं: अपवर्जन, बहिष्कार, अनादर एवं अधीनता और शोषण। दोस्तों जो अस्पृश्यता होती है उसके 3 मुख्य आयाम है। यानी कि अस्पृश्यता के 3 जो आयाम है वो ये है दोस्तों, पहला है बहिष्कार या अपवर्जन, दूसरा है अनादर या अधीनता, और जो तीसरा है जो दोस्तों मतलब अस्पृश्यता का आयाम वो है दोस्तों शोषण। ये क्या है दोस्तों, ये 3 आयाम है जो दोस्तों जो अस्पृश्यता के मतलब आयाम है। ठीक दोस्तों यहाँ आगे बताया गया है कि अस्पृश्य यानी कि नीची जातियां भी शोषण झेलती हैं, लेकिन अछूतों को उससे कहीं अधिक कठोर बहिष्कार सहना पड़ता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है जो नीची जातियां होती हैं जिन्हें स्पृश्य माना जाता है, यानी कि जो नीची तो है लेकिन उन्हें छू सकते हैं, वो दोस्तों में भी शोषण झेलती हैं। लेकिन दोस्तों जो अछूत जातियां होती हैं उससे कहीं अधिक शोषण या बहिष्कार का सामना करती है। यानी कि जो अछूत लोग होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा मतलब नीची जातियों की अपेक्षा प्रताड़ना या सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। दोस्तों दलितों को बहिष्कार के इतने भयंकर रूप भुगतने पड़े जो और समूहों को नहीं सहने पड़ते। यानी कि दोस्तों जो दलित समूह है हमारे भारत समाज का, उसको इतने भयंकर मतलब बहिष्कार के रूप भुगतने पड़े हैं जो अन्य समूहों को नहीं सहने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए जो दलित होते हैं दोस्तों, उन्हें पेयजल के समान स्रोतों से पानी नहीं लेने दिया जाता, उनके कुएं, हैंडपंप, घाट आदि अलग होते हैं। यानी कि दोस्तों जो दलित समाज से लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है दोस्तों, उनको सामान्य पेयजल स्रोत जैसे कि दोस्तों जो कुआं हो गया या हैंडपंप हो गया या घाट हो गया, इससे पानी नहीं लेने दिया जाता है। दोस्तों जो इनके पेयजल के स्रोत होते हैं यानी कि इनके जो कुएं, हैंडपंप या जो घाट होते हैं वो सब क्या होते हैं दोस्तों, अलग होते हैं। यानी कि दोस्तों दलितों को बहुत ज्यादा जो अछूत मतलब बहिष्कार है, जो भेदभाव उसका सामना करना पड़ता है। दोस्तों में सामाजिक, धार्मिक, पूजा आराधना, सामाजिक समारोह और उत्सवों
और त्योहार में भाग नहीं ले सकते हैं। यानी कि जो दलित होते हैं वो सामाजिक धार्मिक उत्सवों में, पूजा आराधना में या सामाजिक समारोह में या त्योहारों में क्या कर सकते हैं, भाग नहीं ले सकते हैं। दोस्तों आर्थिक रूप से भी उनका शोषण होता है, उनसे बेकार करवाई जाती है और बस बहुत कम मजदूरी दी जाती है, यहाँ तक कि संपत्ति तक छीन ली जाती है। दोस्तों कुल मिलाकर अस्पृश्यता पूरे भारत में पाई जाने वाली प्रथा है। हालांकि इसके रूप में तीव्रता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से पाई जाती है। यानी कि इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की तीव्रता देखने को मिलती है। भारत में हर एक जगह दोस्तों हम जानते हैं कि जो अस्पृश्यता है फैली हुई है, लेकिन इसका जो प्रभाव है दोस्तों वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से है। यानी कि इसकी तीव्रता अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न होती है। ठीक दोस्तों, दोस्तों तथाकथित अस्पृश्य को सदियों से अलग नाम से पुकारा गया, जो अब अपमानजनक और निंदात्मक माने जाते हैं। यानी कि दोस्तों जो अस्पृश्य जातियां होती हैं उन्हें सदियों से ऐसे नामों से पुकारा जाता था, जो क्या होते हैं दोस्तों अब अपमानजनक या निंदात्मक माने जाते हैं। उनमें से ऐसे अनेक शब्द जो आज भी गाली के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, हालांकि आज उनका प्रयोग एक दंडनीय अपराध माना जाता है। दोस्तों महात्मा गांधी ने इन जाति नामों के निंदनात्मक आरोपों को दूर करने के लिए 1930 के दशक में उन्होंने हरिजन जिसका शाब्दिक अर्थ है परमात्मा के बच्चे कहकर पुकारना शुरू किया। यह काफी लोकप्रिय हुआ। यानी कि दोस्तों जो महात्मा गांधी थे, यानी कि जो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं बापू महात्मा गांधी, दोस्तों उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो मतलब अछूत जातियां होती हैं दोस्तों, उन्हें इन जो मतलब अपमानजनक या निंदात्मक जो शब्द होते हैं उनसे बचाने के लिए दोस्तों महात्मा गांधी जी ने इन जातियों के निंदात्मक आरोप को दूर करने के लिए 1930 दशक में दोस्तों उन्हें हरिजन पुकारना शुरू किया। दोस्तों हरिजन का मतलब क्या होता है, परमात्मा के बच्चे, यानी कि ईश्वर के बच्चे। यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी ने जितनी भी अछूत जातियां थी उनको हरिजन कहना शुरू किया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परमात्मा के बच्चे। ठीक दोस्तों, किंतु भूतपूर्व अस्पृश्य समुदाय और उनके नेताओं ने एक दूसरा शब्द गढ़ा, जो इन सभी समूहों का उल्लेख करने के लिए अब आमतौर पर इस स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों जो भूतपूर्व मतलब अस्पृश्य समुदाय के नेता थे, उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक अलग शब्द गढ़ा जो थे दलित था दोस्तों, जो इस सभी समूहों का उल्लेख करने के लिए दोस्तों आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि महात्मा गांधी ने जो हरिजन शब्द दिया था, इसके अलावा जो उनके नेता थे, दलितों के जो नेता थे, उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने एक अन्य शब्द अपने लिए इस्तेमाल किया। यानी कि हरिजन की बजाय उन्होंने अपने आप के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल किया। और दोस्तों जो इस समूह का उल्लेख करने के लिए अब आमतौर पर क्या किया जाता है दोस्तों, इस्तेमाल किया जाता है दलित शब्द। ठीक दोस्तों भारतीय भाषाओं में दलित शब्द आक्षरिक अर्थ है पैरों से कुचला हुआ या उत्पीड़ित लोगों का उत्तोतक है। यानी कि दोस्तों जो दलित शब्द है उसका भारतीय भाषाओं में जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ यह है कि पैरों से कुचला हुआ। यानी कि दलित का मतलब होता है जो पैर से क्या किया गया है, कुचल दिया गया है या दबा दिया गया है, या उत्पीड़ित लोगों का क्या है, उद्योतक है। यानी कि दलित से यह पता चलता है जो ये लोग हैं क्या किए गए हैं, सताए गए हैं, पैरों से कुचले गए हैं और ये क्या है, पीड़ित हैं। ठीक दोस्तों यह शब्द न डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था और न ही वह इसे अक्सर इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसमें उनके विचार, दर्शन और दलित सशक्तिकरण आंदोलन की भावना स्पष्ट झलकती है। यानी कि दोस्तों दलित शब्द जो है उसे न डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया था और न ही दोस्तों वो इसे अक्सर इस्तेमाल करते थे, लेकिन दोस्तों जो डॉक्टर अंबेडकर का दर्शन था, विचार था और जो दलितों के ऊपर उनके सशक्तिकरण के आंदोलन या भावनाएं थी, वो दोस्तों दलित शब्द में मतलब स्पष्ट रूप से झलकते हैं। ठीक दोस्तों 1970 के दशक में मुंबई में हुए जातीय दंगों के दौरान इस शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक रूप से किया गया। उस समय पश्चिम भारत में दलित पैंथर नामों का जो उग्र समूह उभरा, उसने अपने अधिकारों तथा मान मर्यादा के लिए चलाए गए संघर्षों के अंतर्गत अपनी अलग पहचान बनाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। यानी कि दोस्तों जो 1970 के दशक में मुंबई में हुए जातीय दंगे हुए थे, उसमें दोस्तों क्या हुआ, ये जो दलित शब्द था दोस्तों इसका बहुत व्यापक प्रयोग हुआ। और दोस्तों उस समय जो पश्चिम भारत था उसमें दलित पैंथर नाम का दोस्तों एक समूह उभरा, जिसकी यहाँ पे आप लोगो देख सकते हैं, जिसे नामदेव सालों जैसे लोगों ने स्थापित किया था। तो दोस्तों जो दलित पैंथर था दोस्तों, उस उग्र समूह द्वारा दोस्तों अपने अधिकार, अपने मान मर्यादा के लिए चलाए गए संघर्षों में जो इस शब्द था दलित, उसका बहुत ही क्या किया गया, व्यापक प्रयोग किया गया, या इसे अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द के रूप में क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया दलित पैंथरों द्वारा। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम यह जानेंगे
जो जातियाँ और जनजातियाँ हैं जिनके बारे में भी दोस्तों हमने पढ़ा, जिनके प्रति बहुत सारा भेदभाव किया जाता है, जिनके प्रति बहिष्कार का भाव रखा जाता है समाज में, दोस्तों इनके प्रति यानी कि जातियों और जनजातियों के प्रति जो भेदभाव है उसे मिटाने के लिए राज्य एवं अन्य संगठनों द्वारा दोस्तों क्या-क्या कदम उठाए गए हैं उसी को हम पढ़ेंगे। यानी कि जाति और जनजाति के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य एवं अन्य संगठनों द्वारा उठाए गए कदम। अब इसी के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। कभी-कभी दोस्तों यही प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा कि जितने भी कदम आपको बताए जाएंगे ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो एक परीक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों स्वतंत्रता से पहले ही भारतीय सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष कार्यक्रम चला रही है। यानी कि दोस्तों जो भारतीय सरकार थी वो मतलब स्वतंत्रता से पहले भी, यानी कि जब भारत में ब्रिटिश लोग थे या ब्रिटिश सरकार थी, तब से ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्या हो रहे हैं दोस्तों, विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। ब्रिटिश भारत की सरकार ने 1935 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की अनुसूचियां तैयार की थी, जिनमें उन जातियों का जनजातियों के नाम दिए गए थे जिन्हें उनके विरुद्ध बड़े पैमाने पर किए जा रहे भेदभाव के कारण विशेष बर्ताव का पात्र माना गया था। यानी कि दोस्तों आप देखेंगे तो 1935 में जो ब्रिटिश सरकार थी दोस्तों, उसने अनुसूचित जातियों और जनजातियों की एक अनुसूची तैयार की थी। दोस्तों इस अनुसूची में क्या था, उन लोगों का उन जातियों का क्या था दोस्तों, नाम दिया गया था जिनके प्रति क्या हो रहे थे दोस्तों, बहुत बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहे थे, और इस भेदभाव के कारण उनके लिए विशेष बर्ताव का मतलब व्यवहार करना जरूरी था। इसीलिए क्या किया गया दोस्तों, 1935 में एक अनुसूची तैयार की गई। यानी कि दोस्तों सिंपल भाषा में बताऊं आपको, 1935 में ब्रिटिश सरकार ने जातियों और जनजातियों की अनुसूची तैयार की, जिसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया जिनके खिलाफ समाज में भेदभाव होते हैं, और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छे प्रयास करने चाहिए, विशेष बर्ताव करने चाहिए, जिससे क्या हो सके, उनकी सामाजिक स्थिति सुधर सके। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद इन नीतियों को जारी रखते हुए कई अन्य नीतियां भी जोड़ दी गई। यानी कि स्वतंत्रता से पहले जो नीतियां चल रही थी उसको जारी रखा गया, और कई ऐसी अन्य नीतियां भी थी जो क्या की गई, स्वतंत्रता के बाद जोड़ दी गई या चालू की गई अनुसूचित जातियों और जातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए। ठीक दोस्तों, अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए राज्य व केंद्रीय विधानमंडलों में आरक्षण है। यानी कि जो सरकार ने प्रावधान किया है जातियों और जनजातियों के प्रति भेदभाव उठाने के लिए, पहला तो प्रावधान यह है, जो SC ST है यानी कि अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं, इनके लिए राज्य एवं केंद्रीय विधानमंडलों में आरक्षण है। यानी कि लोकसभा, विधानसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में क्या है दोस्तों, इनके लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक दोस्तों, उसके अलावा दोस्तों जो सरकारी नौकरियां है उसमें भी इनको आरक्षण दिया जाता है। ठीक दोस्तों, उसके अलावा हमारा संविधान है उसमें भी जो अस्पृश्यता है उसके अंत की बात की गई है, और इनको आरक्षण दिया जाता है जिससे दूसरे सशक्तिकरण को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आरक्षित सीटों का अनुपात समस्त जनसंख्या में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिशत के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों जो अनुसूचित जातियां और जनजातियां होती है दोस्तों, उनकी जितनी जनसंख्या है, यानी कि जितनी प्रतिशत की जनसंख्या है उतनी प्रतिशत ही उनको क्या किया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। अगर मान लीजिए 100 में से 8% लोग क्या है, SC है, तो उनको क्या किया जाएगा, जितनी भी नौकरी निकलेंगी उसमें 8% क्या किया जाएगा दोस्तों, रिजर्वेशन दिया जाएगा। यानी कि 8% जो सीटें हैं उसी के लिए रिजर्व रखी जाएंगी, आरक्षित रखी जाएंगी दोस्तों। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए यह अनुपात अलग आधार पर निश्चित किया जाता है। लेकिन दोस्तों जो OBC होता है उसके लिए जो यह अनुपात है मतलब रिजर्वेशन का, यह अलग प्रकार का होता है। यानी कि अगर मान लीजिए OBC जो अगर 30% है हमारे समाज में, तो उसको 30% रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा जितनी वैकेंसी निकलेंगी, बल्कि उसमें एक अलग अनुपात में क्या किया जाएगा, उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस लाइन को आप याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछी जा सकती है, इससे सवाल बन सकते हैं, MCQ सवाल भी बन सकते हैं, और 1 वर्ड वाले सवाल भी बन सकते हैं। ठीक दोस्तों ऐसे ही सबसे हाल का कानून था 2005 का संविधान संशोधन, यानी कि जो 93वां संविधान संशोधन था वो था, और दोस्तों 23 जनवरी 1926 को कानून बना था। दोस्तों अब जो 93वां संशोधन था, या दोस्तों जो 2005 का संविधान संशोधन था, उसमें दोस्तों शिक्षा के लिए क्या किया गया था दोस्तों, मतलब बदलाव किया गया था, शिक्षा के लिए संशोधन किया गया था, जिससे जाति मतलब जो निम्न जातियां उनको शिक्षा प्राप्त हो सके। दोस्तों संयोगवश 1950 और का कानून और 2006 का संशोधन दोनों ही शिक्षा से संबंधित थे। ठीक दोस्तों, यानी कि 1950 का कानून और दोस्तों जो 1906 का संशोधन था, ये दोनों क्या थे दोस्तों, ये दोनों के दोनों शिक्षा से संबंधित थे। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है
दोस्तों 93वां संशोधन उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए था, जबकि 1850 का अधिनियम सरकारी स्कूलों में दलितों को भर्ती कराने की इजाजत देने के लिए बनाया गया था। अब दोस्तों जो 93वां संविधान संशोधन था दोस्तों, यह इसलिए किया गया था क्योंकि दोस्तों क्या किया जा सके दोस्तों, जो उच्चतर शिक्षा की संस्थाएं हैं दोस्तों, उसमें क्या किया जा सके, जो पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं उनको आरक्षण दिया जा सके, यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग के जो मतलब छात्र हैं उनको आरक्षण देने के लिए उच्चतर संस्थाओं में क्या किया गया था दोस्तों, इसको लाया गया था 93वें संविधान संशोधन में। जबकि दोस्तों 1950 का अधिनियम सरकारी स्कूलों में दलितों को भर्ती कराने की इजाजत देने के लिए बनाया गया था। दोस्तों 1998 की अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम ने दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हिंसा और अपमानजनक कृत्यों के लिए दंड के कई प्रावधान किए, जो कि बहुत ही कड़े हैं। तो दोस्तों ये सब प्रयास हैं जो सरकार द्वारा किए गए हैं या अन्य संस्थाओं द्वारा किए गए हैं, जो जाति और जनजाति के प्रति जो भेदभाव है उसको कम करने के लिए, मिटाने के लिए। उसके अलावा दोस्तों जो संविधान है, संविधान ने भी अस्पृश्यता समाप्त कर दी है, यानी कि अनुच्छेद 17 के तहत देखेंगे जो अस्पृश्यता है उसे समाप्त किए जाने की बात की जाती है। और दोस्तों आरक्षण लागू किया गया है। हालांकि बार बार कानून बनाने के बावजूद सामाजिक कुप्रथाएं पूरी तरह नहीं मिट पाई हैं और आज भी इनके खिलाफ अत्याचार व भेदभाव के मामले देखने को मिलते हैं। दोस्तों इतने सारे कानून बनाए गए हैं, तब भी देखिए दोस्तों जो हमारे मतलब पिछड़ा वर्ग है या दोस्तों जो SC ST है उसके खिलाफ अब भी क्या होते हैं दोस्तों, अत्याचार होते हैं। यानी कि दोस्तों आज भी हमें इन पिछड़े वर्गों या SC ST जातियों के प्रति अत्याचार के जो मतलब कार्य हैं देखने को मिलते हैं। दोस्तों दलित लोग भी स्वयं राजनीतिक आंदोलनात्मक और सांस्कृतिक मोर्चे पर अधिक सक्रिय होते गए हैं। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद देखें तो दोस्तों जो दलित लोग हैं वो भी क्या हुए हैं, राजनीतिक रूप से या आंदोलनात्मक रूप से या सांस्कृतिक रूप से अधिक सक्रिय हो गए हैं। दोस्तों ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार जैसे नेताओं द्वारा स्वतंत्रता से पहले संघर्ष किए गए, जो स्वतंत्रता के बाद बहुजन समाज पार्टी जो कि यूपी की है और दलित संघर्ष समिति जो कि कर्नाटक की है, जैसे संगठनों द्वारा जारी रखे गए। यानी कि दोस्तों आप देखेंगे स्वतंत्रता से पहले बहुत सारे ऐसे नेता हुए थे, जैसे कि ज्योतिबा फूले, अंबेडकर, पेरियार। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले बहुत सारे जातियों के मतलब बहुत सारे अछूतों के लिए क्या किए थे दोस्तों, संघर्ष किए थे। लेकिन दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद होता है तो कुछ ऐसी पार्टियां आती हैं, यानी कि स्वतंत्रता के बाद कुछ ऐसी पार्टियां आती हैं जैसे कि यूपी की बहुजन समाजवादी पार्टी जिसको हम BSP बोलते हैं, या दोस्तों कर्नाटक की दलित संघर्ष समिति। ये सब भी क्या कहते हैं दोस्तों, ये सब भी ऐसे संगठन भी क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे संगठन भी जो बहुजनों के खिलाफ हो रहे हैं संघर्ष है उसको आगे ले जाने का काम करते हैं, यानी कि बहुजनों की स्वतंत्रता और उनकी समानता की मांग करते हैं। तो दोस्तों आप इसे याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दलित संघर्ष समिति कहाँ से संबंधित है, तो आप इसे याद रखिएगा कर्नाटक से संबंधित है और बहुजन समाज पार्टी यूपी से संबंधित है। ठीक दोस्तों इसके अलावा दलितों ने मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कि दोस्तों दलितों ने अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, अपने शोषण को उजागर करने के लिए जो मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी साहित्य उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे कि आप जान सकते हैं जो एक दलित मतलब सुप्रसिद्ध मतलब कवि हैं मराठी भाषा की, जिनका नाम है दया पवार। इनकी कविताएं बहुत ही फेमस हैं, इनका आप उदाहरण ले सकते हैं। यानी कि दया पवार जैसी मराठी भाषा में लिखने वाली जो सुप्रसिद्ध कविता लेखक हैं, उन्होंने क्या किया है, बहुत सारी भावनाओं को, बहुत सारे विचारों को जो दलित समाज से संबंधित है उनको उजागर किया है। ठीक दोस्तों, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो दया पवार है वो किस भाषा की मतलब कवि हैं, तो आप याद रखिएगा दया पवार मराठी भाषा की सुप्रसिद्ध दलित कवि हैं। ठीक दोस्तों, इनकी कई सारी छोटी कविताएं हैं जो आपके NCERT बॉक्स में भी दी गई हैं। ठीक दोस्तों हम अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में जान लेते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग क्या होता है। दोस्तों जातियों का एक काफी बड़ा समूह ऐसा था जिन्हें नीचा समझा जाता था, उनके साथ तरह तरह का भेदभाव भी बरता जाता था, पर उन्हें अछूत नहीं माना जाता था। यानी कि दोस्तों भारतीय समाज में ऐसा वर्ग भी था जातियों का जो बहुत ही बड़ा था, जिन्हें नीचा तो समझा जाता था दोस्तों, और जो जिनके साथ तरह तरह के भेदभाव भी बरता जाता था, लेकिन दोस्तों उन्हें अछूत नहीं माना जाता था, यानी कि उन्हें छुआ जा सकता था। ऐसी जातियां थी जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, हम वर्तमान समय में OBC कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। दोस्तों ये सेवा करने वाली शिल्पी कारीगर जातियों के लोग थे
जिन्हें जाति सोपान में नीचा स्थान प्राप्त था। यानी कि जो ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग थे दोस्तों, ये क्या थे दोस्तों, ये दोस्तों प्राचीन काल में मध्यकालीन समाज में ऐसे सेवा करने वाले शिल्पी कारीगर जातियों के लोग थे जिन्हें जाति सोपान में नीचा समझा जाता था या नीचा स्थान प्राप्त था। सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों के वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। इसमें सेवा करने वाली शिल्पी जातियों के लोग शामिल हैं। ठीक दोस्तों, जो सामाजिक और जो शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियां के वर्ग हैं और जो दोस्तों जो अभी बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है दोस्तों, ऐसे वर्गों को क्या कहा जाता है दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। इसमें दोस्तों सेवा करने वाली शिल्पी जातियों के लोग शामिल हैं। ठीक दोस्तों, इन वर्गों की प्रमुख विशेषताएं संस्कृत, शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से इनका पिछड़ापन है। ये वर्ग ना तो उच्च जात में आते हैं और ना ही निम्न जात में आते हैं। यानी कि दोस्तों जो अन्य पिछड़ा वर्ग है दोस्तों, जो इसकी प्रमुख विशेषता है दोस्तों, वो यह है कि ये सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से क्या है दोस्तों, पिछड़े हुए हैं। दोस्तों जो ओबीसी है यानी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं दोस्तों ये वर्ग ना तो उच्च जात में आता है और ना ही निम्न जात में आता है। यानी कि इनकी स्थिति मध्यम की है, यानी कि इनकी स्थिति बीच की है अन्य पिछड़ा वर्ग की। ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि ओबीसी के कल्याण के लिए कोई नीतियां नहीं लागू की गई। दोस्तों ओबीसी के लिए भी कई नीतियां लागू की गई। जैसा कि दोस्तों हम सब देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण के उपाय सुझाने के लिए एक आयोग की स्थापना किया था। यानी कि दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया दोस्तों, स्वतंत्र भारत में ओबीसी के कल्याण के लिए, उनके कल्याण के उपाय सुझाने के लिए एक आयोग की स्थापना की। और दोस्तों इसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है। और दोस्तों इसका अध्यक्ष काका कालेकर को बनाया गया, जिनकी फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। दोस्तों काका कालेकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग ने 1953 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी दोस्तों, लेकिन उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कि दोस्तों जो काका कालेकर की अध्यक्षता में आयोग बना था, उसने क्या किया, 1953 में अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन दोस्तों जो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां थी उसके कारण जो ये रिपोर्ट थी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। दोस्तों 5वें दशक के मध्य से अन्य पिछड़े वर्ग का मुद्दा केंद्र की बजाय राज्य तक सीमित हो गया। दक्षिणी राज्यों में पिछड़ी जातियों के आंदोलन 20वीं सदी की शुरुआत में ही शुरू हो गए थे, जिससे वहां इन वर्गों के लिए नीतियां उत्तर भारत से पहले लागू हुई। यानी कि दोस्तों 5वें दशक के मध्य के बाद यानी कि 1950 के बाद दोस्तों हम देखते हैं जो पिछड़े वर्ग का मुद्दा था दोस्तों, केंद्र के बजाय दोस्तों राज्य तक सीमित हो गया। और दोस्तों जो दक्षिण भारत था उसमें जो जाति आंदोलन थे वो बहुत सारे हुए 20वीं सदी में। इसके लिए दोस्तों जो वहाँ की सरकार थी या जो दक्षिण भारत की जो सरकारें थी, उन्होंने क्या किया दोस्तों, उत्तर भारत की सरकारों से पहले क्या किया, अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए नीतियां लागू की। ठीक दोस्तों अन्य पिछड़े वर्ग का मुद्दा केंद्रीय स्तर पर 1970 के दशक के आखिरी वर्षों में तब फिर से उठ खड़ा हुआ जब आपातकाल के बाद जनता पार्टी ने शासन की बागडोर संभाली। दोस्तों 1955 यानी कि 1950 के मध्य दशक के बाद हम देखते हैं दोस्तों जो आपातकाल का मुद्दा था वो केंद्रीय स्तर पर शांत हो गया था, लेकिन दोस्तों 1970 के दशक के आखिरी वर्षों में यह मुद्दा फिर से उठ खड़ा होता है जब आपातकाल के बाद यानी कि इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी ने शासन की बागडोर संभाली। दोस्तों जनता पार्टी ने उस समय बीबी मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग को नियुक्त किया। दोस्तों 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने से अन्य पिछड़े वर्ग का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख विषय बन गया। और दोस्तों जब बीबी मंडल की रिपोर्ट आई यानी कि जो मंडल आयोग था उसकी जब रिपोर्ट आई दोस्तों 1990 में और उसे लागू किया गया, तो दोस्तों अन्य पिछड़े वर्ग का जो मुद्दा था वो राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख विषय बन गया। इसी दौर में उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों और दलितों के आंदोलन तेज हुए। यानी कि दोस्तों यह दशक था 1990 का। इस दशक में दोस्तों आप देखेंगे तो जो उत्तर भारत है उसमें पिछड़ी जातियों और जनजातियों को जो आंदोलन थे वो क्या हुए दोस्तों, तेज हुए। दोस्तों पिछड़ों की बड़ी संख्या यानी कि जनसंख्या लगभग 41% ने उन्हें राजनीतिक प्रभाव में बदलने की संभावना बढ़ाई, जबकि पहले कालेकर और मंडल आयोग की रिपोर्ट की उपेक्षा की गई थी। यानी कि दोस्तों जो 1990 का दशक था उसके बाद दोस्तों पिछड़ों की जो बड़ी जनसंख्या थी यानी कि जो ओबीसी की बड़ी जनसंख्या थी लगभग 41%, उन्होंने क्या किया, उसे राजनीतिक प्रभाव में बदलने की संभावना बढ़ा दी। दोस्तों आज अन्य पिछड़े वर्ग के बीच भारी विषमता देखने को मिलती है। एक ओर तो ओबीसी का वह वर्ग है जो धनी किसान है, दूसरी ओर गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा दूसरा वर्ग है जिन्हें आज कल
क्रीमी लेयर या मलाईदार तबका व नॉन क्रीमी लेयर के नाम से जाना जाता है। यानी कि दोस्तों अगर हम देखते हैं तो आज के समाज में देखिए दोस्तों, ओबीसी में भारी विषमता है। ग्रामीण समाज में देखेंगे तो ओबीसी बहुत ही साधन संपन्न नहीं है, लेकिन शहरी समाज में ओबीसी बहुत ही ज़्यादा साधन संपन्न है। दोस्तों एक और तो ओबीसी का वह वर्ग है जो बहुत ही धनी है, यानी कि जो धनी किसान है। दूसरी ओर देखेंगे तो दोस्तों ओबीसी का एक ऐसा वर्ग भी है जो दोस्तों जीवन यापन करने के लिए बहुत ही समस्याओं का सामना कर रहा है, और जो जीवन यापन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा संसाधनों के अभाव से ग्रस्त है। दोस्तों अब आगे का चैप्टर हम एक अन्य पार्ट में करेंगे, यानी कि उसको पार्ट सेकंड में करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसी पार्ट में पूरे चैप्टर को कराने की कोशिश करेंगे तो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। आप वो भी देखिए, यहाँ तक वीडियो 1 घंटे तक बन चुका है। तो दोस्तों के लिए हम जो आगे का पार्ट है, यानी कि इस चैप्टर का पार्ट सेकंड, उसे अन्य वीडियो में करेंगे, जिसमें दोस्तों हम आदिवासी संघर्ष, स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए जो संघर्ष किए गए उनके बारे में, और अन्यथा सक्षम व्यक्तियों को संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों इसी के साथ आपका वो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो। दोस्तों आदिवासी संघर्ष के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, और स्त्री संघर्ष और जो अन्यथा सक्षम समूह जिसे हम पीडब्ल्यूडी या जिसे हम दोस्तों दिव्यांग लोग बोलते हैं, उनके बारे में हम इसमें जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों अनुसूचित जातियों की तरह दोस्तों जो अनुसूचित जनजातियां भी एक सामाजिक समूह है जो जिन्हें भारत के संविधान द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त है। यानी कि दोस्तों ऐसे कि अनुसूचित जातियां हैं हमारे देश में, वैसे ही अनुसूचित जनजातियां भी हैं जो दोस्तों एक सामाजिक समूह है और जिन्हें भारत के संविधान में विधिवत मान्यता प्राप्त है। यानी कि इन्हें भारत के समाज में क्या किया गया है, मान्यता दी गई है। किसको दोस्तों अनुसूचित जातियों को। और दोस्तों अनुसूचित जातियों को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक रूप से आदिवासी बोलते हैं। दोस्तों जन या जनजातियों को ऐसा वनवासी समझा गया जिनके पहाड़ी या जंगली इलाकों के विशिष्ट परिस्थितियों में आवास ने उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विशेषताओं को आकार दिया। यानी कि दोस्तों जो जनजाति लोग हैं जिन्हें हम एक रूप से ऐसा वनवासी समझते हैं, यानी कि जो वनों में रहते हैं, तो दोस्तों इनके पहाड़ी और जो जंगली इलाके दोस्तों इनके विशिष्ट परिस्थितियों के आवास को क्या किया दोस्तों, इनके आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के साथ क्या किया दोस्तों, आकार दिया। यानी कि दोस्तों इन्होंने अपने जो मतलब परिस्थिति के आवास थे, इनकी जो परिस्थिति की विशिष्टता थी, उसी के अनुसार क्या किया दोस्तों, अपनी आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक विशेषताओं को आकार दिया जनजातीय लोगों ने। दोस्तों जनजातियां पूरी तरह अलग नहीं थी, उनका हिंदू समाज व संस्कृति से गहरा संबंध था, जिससे जनजातियां और जातियों की सीमाएं धुंधली हो गई हैं। दोस्तों जो जनजातियां हैं वो ऐसा नहीं है कि वो कोई एक अलग समूह है, हिंदू समाज से अलग है, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो जनजातियां हैं वो पूरी तरह से हिंदू समाज से अलग नहीं थे दोस्तों, उनका हिंदू समाज से और हिंदू संस्कृति से गहरा संबंध रहा है दोस्तों इसीलिए जो जनजातियां और जो जातियां हैं दोस्तों, इनके बीच की जो सीमाएं हैं दोस्तों बहुत धुंधली हो गई हैं, क्योंकि जातियों का भी हिंदू समाज से संबंध है और जनजातियों का भी हिंदू समाज से संबंध है। इस वजह से दोस्तों जो जनजातियां और जातियां हैं, इनके बीच में जो सीमाएं होती हैं वो बहुत धुंधली है, यानी कि बहुत क्षीण या कमजोर है। ठीक दोस्तों आज पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देश में ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ केवल जनजातीय लोग ही रहते हों। सिर्फ ऐसे इलाके हैं जहां जनजातीय लोग का जमावड़ा अधिक है। दोस्तों आज हम देखते हैं एक समय था जो जनजातीय लोग थे वो भारत के विभिन्न प्रदेशों में अधिक मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन दोस्तों सिर्फ आज पूर्वोत्तर राज्य यानी कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, जैसे कि असम, मणिपुर, नागालैंड या त्रिपुरा, इन सब राज्यों की बात करें दोस्तों, सिर्फ यही राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो आज ऐसे इलाके हैं जहाँ दोस्तों जनजातियां क्या है दोस्तों, अधिकता में है, यानी कि जहाँ जनजातियों की संख्या अधिकता में है। दोस्तों सिर्फ ऐसा ही जो पूर्वोत्तर है दोस्तों, सिर्फ ऐसा ही क्षेत्र है जहाँ पर जनजातीय लोगों का जमावड़ा अधिक है। दोस्तों इसके अलावा जो जनजातीय लोग हैं अन्य भागों में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों 19वीं सदी के मध्य से गैर जनजातीय लोग मध्य भारत के जनजातीय जिलों में जा बसे और वहाँ के कई जनजातीय लोग रोजगार की तलाश में बाहर चले गए। यानी कि दोस्तों 19वीं सेंचुरी में जो गैर जनजातीय लोग थे, जो जनजाति नहीं थे, वो सिर्फ दोस्तों मध्य भारत यानी कि मेनली जो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का एरिया है, वहाँ के जो दोस्तों ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट थे, यानी कि जो ट्राइबल जिले थे, जनजातीय जिले थे, जिसमें जनजातियों की संख्या में अधिकता थी, उस जिलों में दोस्तों जो गैर जनजातीय लोग थे जाकर बसे दोस्तों। और जब गैर जनजातीय लोग जनजातीय जिलों में जाके बसे मध्य भारत के, तो दोस्तों वहाँ की जनजातियां थी उनको रोजगार की तलाश में दोस्तों बाहर चला जाना पड़ा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर उनके लिए अवसर और सुविधाएं कम थी, इसलिए उन्हें रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ा। दोस्तों जिन क्षेत्रों में जनजातियां आबादियां अधिक हैं वहाँ उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति आमतौर पर कमजोर है। यानी कि दोस्तों जहाँ पर जनजातियों की संख्या ज्यादा है जिस क्षेत्र में भी, वहाँ पर दोस्तों उनकी जो आर्थिक और जो सामाजिक स्थिति है, यानी कि जो उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन है, बहुत ही क्या है दोस्तों, कमजोर
है। दोस्तों ब्रिटिश शासन ने जंगल के संसाधनों का दोहन शुरू किया और वन क्षेत्रों को अपने लिए आरक्षित कर लिया। यानी कि दोस्तों जब हमारे यहाँ ब्रिटिश का राज था, यानी कि जब अंग्रेजों का राज था, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, जब हमारा देश आजाद नहीं था, तो दोस्तों ब्रिटिश शासन ने जंगलों के संसाधनों का दोहन शुरू किया, यानी कि जंगलों को संसाधन का उपयोग शुरू कर दिया और दोस्तों वन क्षेत्रों को अपने लिए क्या किया दोस्तों, आरक्षित कर लिया। जो वन क्षेत्र दोस्तों पहले जनजातियों के लिए खुले थे, जिनमें उन्हें किसी नियम संबंधी मतलब जितने भी हमारे यहाँ कानून बने हैं उनका सामना नहीं करना पड़ता था दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब अंग्रेजी शासन आ गया तो अंग्रेजी शासन में दोस्तों उनको कई प्रकार के नियमों का सामना करना पड़ा, जिससे दोस्तों जो जनजातीय लोग थे उनसे आदिवासियों से यानी कि जनजातीय लोगों से झूम खेती और उपज के अधिकार छिन गए। यानी कि जो जनजातीय लोग थे, जब उनके वनों को ब्रिटिश सरकार ने अपने लिए आरक्षित कर लिया, तो इससे क्या हुआ दोस्तों, जो जनजातीय लोग थे उनके लिए झूम खेती और उपज के अधिकार जो होते हैं दोस्तों छिन गए, क्योंकि दोस्तों जनजातीय लोग वन क्षेत्रों से ही अपनी उपज और अपनी झूम खेती करते थे। तो इसी वजह से दोस्तों जब उनका मतलब ब्रिटिश शासन का अधिकार हो गया जनजातीय क्षेत्रों पर, तो उससे उनके साधनों और उनकी झूम खेती या उपज के अधिकार छिया हुए दोस्तों उनसे छिन गए। दोस्तों फिर तो इमारत की लकड़ियों का अधिक उत्पादन करने के लिए ही वन क्षेत्रों का संरक्षण किया जाने लगा। यानी कि दोस्तों जब अंग्रेजी शासन आ गया, उसके बाद जो इमारती लकड़ियां होती हैं, यानी कि जिनका इमारत बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो बड़ी बड़ी लकड़ियां होती हैं, जिन बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जिनकी सहायता से बड़े बड़े भवन है, जिनका बड़े बड़े भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी लकड़ियां उगाना चालू की जाने लगी जंगलों में। दोस्तों इस नीति के चलते आदिवासियों की आजीविका के संसाधन छिन गए और उनका जीवन पहले से अधिक अभावग्रस्त और असुरक्षित हो गया। दोस्तों जब ऐसी नीतियां आ गई, वन क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया गया और इमारती लकड़ियों को ही सिर्फ उत्पादित किया जाने लगा, तो इससे क्या हुआ दोस्तों, जो आदिवासी जनजातियां थी दोस्तों, उनके जीवन के संसाधन उनसे छिन गए और दोस्तों उनका जीवन पहले से ज्यादा अभावग्रस्त हो गया। यानी कि अंग्रेज जब नहीं थे उनका जीवन तब भी अभावग्रस्त था, लेकिन अंग्रेजों के आ जाने के बाद दोस्तों उनका जीवन और अभावग्रस्त हो गया। जमीन और वन संसाधनों के खो जाने के बाद या तो वे अवैध रूप से वनों का उत्पादन करने लगे, जिसके लिए उन्हें घुसपैठिया और चोर उचक्के कहकर तंग और दंडित किया जाने लगा, या दिहाड़ी मजदूरी के लिए बाहर चले गए। दोस्तों जब वनों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, दोस्तों जमीन और संसाधनों को खोने के बाद जो आदिवासी लोग थे दोस्तों, वो या तो अवैध रूप से यानी कि गैर कानूनी रूप से जंगलों का उपयोग करने लगे, क्योंकि दोस्तों उनके जो संसाधन थे जंगल में ही थे। अब जंगलों के ऊपर जब अंग्रेज का अधिकार हो गया है दोस्तों, उनको जंगल में जाने के लिए मतलब जो भी अवैध तरीके होते थे उनका इस्तेमाल करना पड़ा, जो हमारे जनजातीय लोग थे। और दोस्तों इस अवैध तरीके को इस्तेमाल करने के कारण दोस्तों जो हमारे जनजातीय समाज के लोग थे दोस्तों, उनको घुसपैठिए या चोर उचक्के कहकर तंग और दंडित किया जाने लगा। यानी कि जब वनों को आरक्षित कर दिया गया, कानून बना दिया गया कि वनों में अब नहीं घुसना है, किसी गैर जनजातीय लोगों को इसके उत्पादों का उपयोग नहीं करना है, मतलब जनजातीय लोगों को माफ करिएगा। तो दोस्तों जनजातीय लोग क्या किए दोस्तों, वो अवैध रूप से यानी कि जब उन्हें संसाधनों की जरूरत है ही, तो दोस्तों जब संसाधन को उन्हें लेने नहीं दिया जा रहा है जंगलों से, तो दोस्तों अब जब वो जंगल में संसाधन लेने जाएंगे तो उनका जो ये तरीका होगा वो अवैध होगा, क्योंकि पहले उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी, अब उन्हें रोक टोक है। तो दोस्तों इसीलिए जब वो अवैध रूप से वनों का उपयोग करने लगे, तो दोस्तों उन्हें घुसपैठिया या चोर उचक्के कहकर तंग और दंडित किया जाने लगा ब्रिटिश सरकार द्वारा। दोस्तों यह दिहाड़ी मजदूरी के लिए बाहर चले गए, यानी कि दोस्तों या तो वहीं पर अवैध रूप से अपने संसाधनों का उपयोग करते रहे, या दोस्तों अपने मतलब क्षेत्र से अपने संसाधन छिन जाने के कारण दोस्तों दिहाड़ी मजदूरी के लिए बाहर चले गए, यानी कि अपने क्षेत्र से बाहर चले गए जहां उन्हें संसाधन मिल सके और अपना जीवन यापन कर। 1947 में भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद सरकारों का वनों पर एकाधिपत्य बना रहा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटिश सरकार थी वही सिर्फ अपना वनों पर एकाधिपत्य स्थापित की थी। दोस्तों जब भारत सरकार आती है, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र भारत की जब भारत सरकार आती है दोस्तों, तो उसका भी क्या होता है दोस्तों, जो वनों का पर अधिकार होता है उसका एकाधिपत्य उस पर क्या होता है, बना रहता है। दोस्तों स्वतंत्र भारत में यहाँ तक कि जो वनों का दोहन यानी कि जो वनों की कटाइयाँ आज थी वो और भी तेजी हो गई। यानी कि स्वतंत्र भारत की सरकार में अंग्रेजी सरकार के मुकाबले देखेंगे तो वनों की जो कटाइयाँ और जो उनका दोहन था वो और भी तेज हो गया। दोस्तों औद्योगिकरण के लिए आवश्यक खनिज और जल संसाधन मुख्यतः आदिवासी क्षेत्र में थे। खनन और बांध परियोजनाओं हेतु उनकी भूमियां अधिकृत कर ली गई। दोस्तों जो हम देखते हैं जो वनवासी क्षेत्र है वहां पर अधिकतर क्या होते हैं दोस्तों, खनिज और जल संसाधन होते हैं। दोस्तों जब औद्योगिकरण की नीति अपनाई गई तो इसके लिए दोस्तों जो आदिवासी क्षेत्र थे दोस्तों उनका कब्जा किया गया, वहां पर उनके जो घर थे वहां से उनको
मतलब हटाया गया खनिजों और संसाधनों का उपयोग करने के लिए। दोस्तों खनन और बांध परियोजनाएं जो थी दोस्तों, उनके लिए भी जो आदिवासी क्षेत्र के लोग थे उनकी क्या की गई दोस्तों, उनकी जो जमीन थी उन्हें अधिग्रहित कर लिया गया, यानी कि उनकी भूमि को क्या किया गया, अधिग्रहित कर लिया गया सरकार द्वारा उद्योगीकरण या खनिज संसाधनों का प्रयोग करने के लिए। दोस्तों जिसमें लाखों आदिवासी बिना उचित मुआवजे और पुनर्वास के विस्थापित हुए और इसे राष्ट्रीय विकास और आर्थिक समृद्धि के नाम पर एक रूप से न्यायोचित ठहराया गया। दोस्तों जब आदिवासी क्षेत्रों में परियोजनाएं लाई गई या जल संसाधनों या खनिज संसाधनों का उपयोग करने के लिए बहुत बड़ी जो परियोजनाएं थी वो आदिवासी क्षेत्रों में आई, जब उससे दोस्तों जो हमारे यहाँ से जो आदिवासी लोग थे दोस्तों, जब उन्हें विस्थापित होना पड़ा तो दोस्तों उन्हें जो उचित मुआवजा और जो पुनर्वास की व्यवस्था होती है वो नहीं प्रदान की गई आदिवासी लोगों को दोस्तों, और इसे जो राष्ट्रीय विकास और आर्थिक समृद्धि के नाम पर क्या किया गया दोस्तों, न्यायोचित ठहराया गया। यानी कि लोगों को कहना था कि अगर राष्ट्रीय विकास या आर्थिक समृद्धि करनी है तो भाई ये सब तो करना ही पड़ेगा, हमें खनिज संसाधनों और जल संसाधनों का उपयोग करना ही पड़ेगा। और जो मुआवजा और पुनर्वास उन्हें नहीं मिला था सही से आदिवासी लोगों को, इसे दोस्तों राष्ट्रीय विकास और आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पर उचित ठहराया गया। दोस्तों इन नीतियों ने एक तरह से आंतरिक उपनिवेशवाद को जन्म दिया, जिसमें आदिवासियों से उनके संसाधन छीन लिए गए। यानी कि दोस्तों ये जो नीतियां थी औद्योगिकरण की स्वतंत्र भारत की सरकार को, इसको आंतरिक उपनिवेशवाद के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें दोस्तों जो आदिवासी लोग थे उनसे उनके संसाधन छीन लिए गए। दोस्तों पश्चिम भारत में नर्मदा नदी पर और माफ करिएगा दोस्तों पश्चिम भारत पर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध जैसी परियोजनाओं से लाखों आदिवासी विस्थापित हुए। यानी कि दोस्तों जो हमारा आंध्र प्रदेश जिला है वहां पर देखेंगे जो दोस्तों जो गोदावरी नदी है उस पर दोस्तों एक बांध बनाया गया जिसका नाम है दोस्तों पोलावरम बांध। और दोस्तों हमारा पश्चिम भारत है, मेनली जो हमारा गुजरात का एरिया है वहां पर दोस्तों नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। दोस्तों इससे क्या हुए, जो लाखों आदिवासी थे दोस्तों वो विस्थापित हुए, यानी कि उन्हें अपने घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। दोस्तों आप इसे याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछ सकते हैं कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है या पोलावरम बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों इन सभी को आप याद रखिएगा क्योंकि ये अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों इसे आप पूरी लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, नोट इसका बना लीजिए। दोस्तों इसके अलावा आर्थिक उदारीकरण के बाद निगमित फर्मों के लिए उनकी भूमि को अधिग्रहित करना और आसान हो गया। यानी कि दोस्तों जो आर्थिक उदारीकरण था जो 1991 में लागू किया गया था, जिसके जैसा कि आप सभी जानते हैं 1991 के बाद भारत में एलपीजी लागू हुआ, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो उदारीकरण किया गया दोस्तों, उसके उदारीकरण के बाद यानी कि 1991 के बाद दोस्तों जो निगमित फर्में थी, जो निजी फर्में थी दोस्तों, उनके लिए जो आदिवासी क्षेत्र की भूमियां थी उसे अधिग्रहित करना, यानी कि उसे मतलब अपने अंडर में लेना, अपने कंट्रोल में लेना सरकारों या निगमित फर्मों के लिए और भी आसान हो गया। दोस्तों दलित शब्द की तरह आदिवासी शब्द भी राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों की लड़ाई का सूचक बन गया है। यानी कि दोस्तों जैसे कि हमने देखा था दलित लोगों ने अपने अधिकारों की लड़ाई या अपनी राजनीतिक जागरूकता के लिए प्रयोग किया, वैसे ही दोस्तों आदिवासी शब्द जो है वो भी दोस्तों राजनीतिक जागरूकता और अधिकारों की लड़ाई का सूचक बन गया है। दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ मूल निवासी है, यानी कि दोस्तों आदिवासी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसे क्या बोल सकते हैं, मूल निवासी है। ठीक दोस्तों, यानी कि मूल निवासी जो है ये दलित शब्द का, आदिवासी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों 1930 के दशक में इस शब्द को औपनिवेशिक सरकार और बाहरी बाशिंदों तथा शाहूकारों यानी कि ऋणदाताओं द्वारा की जा रही घुसपैठ के विरुद्ध में गढ़ा गया। यानी कि जो आदिवासी शब्द है दोस्तों, या जो मूल निवासी शब्द है दोस्तों, इसे 1930 के दशक में जो औपनिवेशिक सरकार और जो बाहरी लोग थे उनके खिलाफ, जैसे कि साहूकार के खिलाफ क्या किया गया दोस्तों, जो उनकी घुसपैठ हो रही थी उनके विरुद्ध में क्या किया गया, गढ़ा गया। यानी कि 1930 के दशक में आदिवासी शब्द गढ़ा गया था। औपनिवेशिक सरकार, बाहरी बाशिंदों और जो साहूकार होते हैं उनके जो घुसपैठ हो रही थी आदिवासी क्षेत्रों में उसके विरोध में इस शब्द को गढ़ा गया था। दोस्तों जनजातीय समूह बाहरी लोगों जिन्हें दिक्कू कहा जाता है और सरकार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। यानी कि दोस्तों जो जनजातीय समूह है और बाहरी लोग, यानी कि बाहरी लोग को क्या कहते हैं जनजातीय लोग, दिक्कू। तो इसे आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है बाहरी लोगों को क्या कहा जाता है जनजातीय शब्दों में, जनजातीय लोग क्या कहते हैं बाहरी लोगों को, तो दिक्कू कहते हैं। तो दोस्तों जनजातीय समूह बाहरी लोग यानी कि दिक्कू, जिन्हें दिक्कू कहा जाता है और सरकार के विरुद्ध सदैव से ही क्या है दोस्तों है संघर्ष करते रहे हैं। दोस्तों स्वतंत्रता उत्तर भारत में आदिवासी आंदोलन की सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक झारखंड और छत्तीसगढ़
के लिए अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करना है। यानी कि दोस्तों जब से भारत आजाद हुआ है, अगर देखें तब से आदिवासी आंदोलन जितने भी चल रहे हैं, उनकी जो सबसे सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धि है वह यह है दोस्तों, जो झारखंड और जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों, उनके लिए एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करना है। यानी कि दोस्तों झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य का एक अलग राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त करना आदिवासी आंदोलन की स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो मैप में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश से दोस्तों देखेंगे आप काट कर छत्तीसगढ़ बनाया गया है। और दोस्तों अगर आप ऊपर देखेंगे जो दोस्तों ये बिहार है, यहाँ बिहार में जो नीचे का एरिया है, यानी कि दक्षिण बिहार का जो एरिया है उसे काट कर झारखंड बनाया गया है। यानी कि दोस्तों जो छत्तीसगढ़ है और जो मध्य प्रदेश है उसका, अरे माफ करिएगा दोस्तों, यानी कि जो छत्तीसगढ़ है जो झारखंड है दोस्तों, इन जिलों का राज्य का दर्जा प्राप्त करना, यानी कि इन राज्यों का राज्य का दर्जा प्राप्त करना, ये दोस्तों आदिवासी संघर्षों का या आदिवासी आंदोलनों का सर्वाधिक उल्लेखनीय मतलब उपलब्धि है स्वतंत्र भारत में। ठीक दोस्तों, ये दोनों राज्य मूल रूप से क्रमशः बिहार और मध्य प्रदेश राज्य के हिस्से थे। यानी कि दोस्तों जो छत्तीसगढ़ और जो दोस्तों झारखंड है, ये दोनों क्रमशः बिहार और मध्य प्रदेश के राज्य के हिस्से थे। जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, और जो बिहार है दोस्तों झारखंड का, मतलब जो झारखंड है दोस्तों वो बिहार का हिस्सा था। ठीक दोस्तों, इसी बिहार और झारखंड से, बिहार और मध्य प्रदेश से कटकर ही छत्तीसगढ़ और झारखंड बने हुए हैं दोस्तों। इस दृष्टि से आदिवासी और उनके संघर्ष दलित संघर्ष से भिन्न है, क्योंकि दलितों के विपरीत आदिवासी संलग्न इलाकों में केंद्रित थे, इसीलिए वे अपने लिए अलग राज्य की मांग कर सके। यानी कि दोस्तों जो दलित आंदोलन है वो आदिवासी आंदोलन की तरह नहीं है। यानी कि जो आदिवासी आंदोलन है और जो दलित संघर्ष है उनमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं दोस्तों। इसका मतलब यह है दोस्तों, जो आदिवासी आंदोलन है दोस्तों वो दलितों के आंदोलन से अलग है, क्योंकि दोस्तों दलित पूरे देश में फैले हुए हैं, जबकि आदिवासी दोस्तों एक दूसरे से जुड़े पास बसे क्षेत्रों में बसे रहते हैं या जीवन यापन करते हैं दोस्तों। इसी वजह से आदिवासी अपनी क्षेत्रीय एकजुटताओं के बल पर अलग अलग राज्य की मांग कर सकते हैं, जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने किया। जबकि दोस्तों जो दलित लोग हैं ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों वह भौगोलिक रूप से बिखरे हुए थे। यानी कि दोस्तों जो आदिवासी लोग हैं एक जगह केंद्रित होने के कारण, यानी कि एक इलाकों में रहने के कारण है इसका फायदा मिला। उन्होंने अपने लिए एक राज्य का निर्माण करा लिया, जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़। लेकिन दोस्तों जो आदिवासी लोग हैं ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों आदिवासी लोग पूरे भारत में फैले हुए हैं और किसी एक जगह निश्चित रूप से नहीं रहते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए जो संघर्ष है उसके बारे में, यानी कि जो स्त्रियों की समानता और जो अधिकारों के संघर्ष के लिए हमारे भारत देश में प्रयास हुए हैं उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों अगर आप ये 240-45 मिनट की वीडियो देखते हैं दोस्तों, आप नहीं जानते इसको बनाने में हमें कितनी मेहनत लगती है दोस्तों। इस 40-45 मिनट की वीडियो को बनाने में हमें कम से कम 14-15 घंटे लग जाते हैं दोस्तों। पूरा अच्छे से स्लाइड तैयार करना, इमेज लगाना, सब चीज करना, कार्टून लगाना दोस्तों, इसमें हम सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। प्लीज आप हमारे मेहनत को देखते हुए प्लीज दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी है या कुछ और आप अन्य चीजें का चाहते हैं दोस्तों से आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकें दोस्तों, आपकी उस समस्या का समाधान कर सकें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं स्त्रियों की समानता और अधिकार के लिए जो संघर्ष हुए हैं भारत में या जो प्रयास हुए हैं उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। पुरुषों और स्त्रियों के बीच जैविक और शारीरिक स्पष्ट अंतरों के कारण अक्सर ही समझा जाता है कि लैंगिक असमानता प्रकृति की ही देन है। यानी कि दोस्तों जो स्त्री और पुरुषों के बीच में जो शारीरिक संरचना में दोस्तों जो अंतर होते हैं जो स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं दोस्तों, इसके कारण यह समझा जाता है दोस्तों जो लैंगिक असमानता है वो क्या है दोस्तों, वो प्रकृति की देन है। यानी कि प्रकृति ने क्या किया है, नेचर ने क्या किया है, स्त्री और पुरुष को अलग अलग बनाया है और स्त्री और पुरुषों में क्या है दोस्तों, अंतर है या असमानता है। ठीक दोस्तों, इसलिए लोग जो लैंगिक असमानता उसे प्रकृति का देन मानते हैं। किंतु दोस्तों विद्वानों ने यह तर्क दिया है कि स्त्री पुरुष में असमानता सामाजिक है न कि प्राकृतिक। यदि स्त्री पुरुष प्राकृतिक आधार पर समान है तो क्यों कुछ महिलाएं समाज में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाती हैं। यानी कि दोस्तों जो कुछ विद्वान है कहते हैं कि जो आप ये बोल रहे हैं कि प्राकृतिक देन है लैंगिक असमानता, ये गलत है। यानी कि जो स्त्री पुरुष जो असमानता है दोस्तों ये प्राकृतिक नहीं है दोस्तों, यह सामाजिक है कुछ विद्वानों के अनुसार। और दोस्तों उन्होंने दर्शाया है कि जो कुछ स्त्रियां ऐसी क्यों होती हैं जो अगर उनमें असमानता है, यानी कि अगर वो नीची हैं पुरुषों से या उनमें जो पुरुषों के मुकाबले कम गुण है, तो वो क्यों कुछ जो शीर्ष स्थान होते हैं समाज पर उस पर पहुंच जाती है। यानी कि दोस्तों ये स्त्री पुरुष प्राकृतिक आधार पर असमान है तो क्यों कुछ महिलाएं समाज के शीर्ष स्थान पर पहुंच जाती हैं। यह प्रश्न जो विद्वान है जो यह कहते हैं कि जो स्त्री पुरुष मतलब असमानता है वो सामाजिक है ना कि प्राकृतिक, उनका यह तर्क है। ठीक दोस्तों,
दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसे देश या ऐसे भी परिवार है दोस्तों जहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों जो स्त्रियों की सत्ता है वो दोस्तों व्याप्त है। जैसे कि दोस्तों केरल के नायार परिवार में और मेघालय की खासी जनजाति मातृवंशीय है। यानी कि दोस्तों अगर आप देखेंगे कि हम देखते हैं अधिकतर जो विश्व है जो संसार है वहाँ पर जो पुरुषों का मतलब वर्चस्व है, उनका जो सत्ता है वो व्याप्त है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं, ऐसे समाज हैं जहाँ परिवारों में महिलाओं की सत्ता व्याप्त है। जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे केरल के जो नायार परिवार हैं, जो मेघालय की जो दोस्तों खासी जनजाति हैं, ये सब मातृवंशीय हैं। ठीक दोस्तों स्त्री पुरुष असमानता का कोई जैविक आधार नहीं है। लिंग भी जाति और वर्ग की तरह सामाजिक असमानता का एक रूप है, पर इनके अपने विशिष्ट लक्षण हैं। दोस्तों जो स्त्री पुरुष असमानता है दोस्तों, इसका कोई भी जैविक आधार नहीं है। यानी कि जैविक आधार पर हम इसे स्त्री पुरुष की जो असमानता है उसे सही नहीं ठहरा सकते हैं। दोस्तों लिंग भी क्या है दोस्तों, जाति और वर्ग की तरह ही दोस्तों एक सामाजिक असमानता का एक रूप है। दोस्तों भले ही क्या है दोस्तों, जो लिंग है उसका अपना एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक दोस्तों, यानी कि जो स्त्री और पुरुष की जो असमानता यानी कि जो लिंग के आधार पर हमारे यहाँ जो क्या होता है दोस्तों, जो भेदभाव किया जाता है दोस्तों, जाति और जो वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है उससे अलग है, उसका अपना एक विशिष्ट लक्षण है स्त्री पुरुष असमानता के। ठीक दोस्तों आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति का प्रश्न 19वीं सदी के मध्यवर्गीय सुधार आंदोलनों से जुड़ा था। यानी कि दोस्तों जो आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति का जो प्रश्न उठा था दोस्तों, वो देखेंगे दोस्तों तो आप जो 19वीं शताब्दी का दोस्तों जो हमारे यहाँ मध्यवर्गीय सुधार आंदोलन चल रहा था उससे जुड़ा हुआ था। आधुनिक भारत के संघर्ष का जो भी मतलब स्त्रियों के प्रति हमारे यहाँ संघर्ष हुए उसका प्रश्न। ठीक दोस्तों इस आंदोलन का स्वरूप सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं था। उन्हें अक्सर मध्यवर्गीय सुधार आंदोलन की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि दोस्तों इन सुधारकों में से बहुत से लोग नए उभरते हुए पश्चात शिक्षा प्राप्त भारतीय मध्य वर्ग से थे। यानी कि दोस्तों जो स्त्री पुरुष आंदोलन हुए या जो स्त्री पुरुष संघर्ष हुए दोस्तों, इस आंदोलनों का जो स्वरूप था दोस्तों सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं था। कहीं पर ये स्वरूप बहुत ही ज्यादा मतलब फैला हुआ था, कहीं पर बहुत ही ज्यादा संकीर्ण था। उन्हें अक्सर दोस्तों मध्यम वर्ग के सुधार आंदोलनों की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों जितने भी सुधारक आए थे दोस्तों उसमें स्त्रियों को उद्धार के लिए, स्त्रियों की समानता की जो बात कर रहे थे दोस्तों, उसमें के सभी सुधारक दोस्तों नए पश्चात शिक्षा प्राप्त भारतीय मध्यम वर्ग से थे। यानी कि मध्यम वर्ग के जो सुधारक थे वही सब इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। इसीलिए इन आंदोलनों को अक्सर मध्यम वर्गीय सुधार आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों कई सुधारकों ने स्त्री अधिकारों के लिए संघर्ष किए। जैसे कि बंगाल में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध का नेतृत्व किया। यानी कि दोस्तों कई सुधारक आंदोलन ऐसे थे जिसमें सुधारकों ने आकर क्या किए, जो स्त्रियां थी उनके सुधार के लिए बहुत सारे आंदोलन किए। दोस्तों जैसा कि आप उदाहरण ले सकते हैं, बंगाल में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में क्या किया, उसका नेतृत्व किया, उसका विरोध किया और इसके खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। राजा राम मोहन की इमेज फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोस्तों ये है राजा राम मोहन राय। दोस्तों जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए बताइए स्त्री सुधार आंदोलन मतलब क्या थे और इसमें किन लोगों ने प्रयास किया, तो हम इन सभी के उदाहरण देंगे। अभी मैं कई सारे लोगों का और एग्जाम्पल आगे बताता हूँ। और दोस्तों अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों सभी लोगों के आप नाम याद रख लीजिए। जैसे कि अभी किसने मतलब स्त्री प्रथा मतलब सती प्रथा के लिए आंदोलन किया था, किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए किया था, किसने कौन सी किताब लिखी थी इस आंदोलन के प्रति, तो इन सबको आप नोट कर लीजिएगा। इसलिए मैंने आपको इसे पहले बता दिया क्योंकि दोस्तों ये सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं सीयूटी के लिए, दोस्तों आप आई बटन पर क्लिक करिए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी पूरी डेडिकेटेड कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते हैं सीयूटी के लिए। तो अगर आप जो जानना चाहते हैं कि सीयूटी के लिए एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करिए, वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगी, आप उस वीडियो को देखिए और आप समझ जाइए। दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ऐसे कई और सुधारक थे जो स्त्रियों की समानता के लिए स्वतंत्र संघर्ष किए, तो उनका भी हम दोस्तों एग्जाम्पल जान लेते हैं। दोस्तों बॉम्बे प्रेसिडेंटी में वहाँ के अग्रणी सुधारक रनाडे ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाए। यानी कि दोस्तों जो बॉम्बे प्रेसिडेंटी से ताल्लुक रखे थे रनाडे, उन्होंने क्या किया दोस्तों रनाडे ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया था। दोस्तों ज्योतिबा फुले ने एक साथ जातीय और लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। यानी कि जो ज्योतिबा फुले थी वो जातीय अत्याचार और लैंगिक अत्याचार के विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं इसी दौर में। दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने भी इस्लाम में सामाजिक सुधारों के आंदोलन का नेतृत्व किया। वो चाहते थे कि लड़कियों को शिक्षित किया जाए पर घर की चार दीवारी के भीतर ही। यानी कि दोस्तों जो हमारे सर सैयद अहमद खान जी थे उनका मानना था कि इस्लाम में क्या किया जाए, सामाजिक सुधार किए जाएं। लेकिन दोस्तों सर सैयद अहमद खान का मानना था कि लड़कियों को शिक्षित किया जाए लेकिन उनको घर के भीतर ही शिक्षित किया जाए, यानी कि घर की चार दीवारी के भीतर उन्हें शिक्षा दी जाए। दोस्तों ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखी जिसमें गलत तरीके से पुरुषों को
ऊंचा दर्जा देने की बात कही गई है। उसके अलावा दोस्तों रुकैया बेगम, जो बेगम रुकैया खसवावत हुसैन थी, उन्होंने भी दोस्तों सुल्तान अजरीम नामक पुस्तक लिखी, जिसमें दोस्तों हर लिंग को बराबर के अधिकार देने पर चर्चा की गई है। तो दोस्तों जो दो पुस्तकें हैं, स्त्री पुरुष तुलना और सुल्तान अजरीम, इनके आप राइटर का नाम याद रख लीजिए कि सुल्तान अजरीम को किसने लिखा है और स्त्री पुरुष तुलना को किसने लिखा है। ठीक दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। दोस्तों 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना से एक दशक पहले राजा राम मोहन राय ने दोस्तों सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया। यह पहला स्त्री संबंधी मुद्दा था जिस पर आम लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया था। यानी कि दोस्तों जो राजा राम मोहन राय थे दोस्तों, 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना से एक दशक पहले ही दोस्तों उन्होंने दोस्तों सती प्रथा के विरुद्ध में अभियान चलाया था दोस्तों। और दोस्तों ये जो अभियान चलाया था दोस्तों, यह पहला स्त्री संबंधी मुद्दा था जिस पर आम लोगों ने क्या किया, अपना ध्यान आकर्षित किया, अपना ध्यान लगाया। दोस्तों राय के विचारों में पश्चात तर्क संगता और भारतीय पारंपरिकता का सुंदर मिश्रण था। यानी कि दोस्तों जो राजा राम मोहन राय जी थे, उनके विचारों में पाश्चात्य विचारों की भी झलक मिलती थी और भारतीय विचारों की भी झलक मिलती थी। ठीक दोस्तों राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध मानवतावादी एवं तथा नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांतों एवं हिंदू शास्त्रों के आधार पर किया। यानी कि दोस्तों जो राजा राम मोहन राय जी थे, उन्होंने जो सती प्रथा थी उसका विरोध उसे मानवतावादी अधिकारों के विरुद्ध मानकर किया, और उन्होंने नैसर्गिक अधिकारों के विरुद्ध मानकर सती प्रथा का जो मतलब आंदोलन था उसका नेतृत्व किया। और दोस्तों उन्होंने सती प्रथा को गलत ठहराने के लिए हिंदू धर्मशास्त्रों का भी आधार लिया। उन्होंने कहा कि देखिए आप, जो हिंदू धर्मशास्त्र हैं उसमें भी इस सती प्रथा की बात नहीं कही गई है। ठीक दोस्तों उच्च जातियों में विधवाओं के साथ हो रहे अन्याय को समाज सुधारकों ने प्रमुख मुद्दा बनाया। एमजे रनाडे ने बिशप बटलर के विचारों से प्रेरित होकर विधवाओं के पक्ष में शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत किए। दोस्तों जो उच्च जाति की महिलाएं थी, जब उनके पति मर जाते थे या जब उनके पति की किसी आकस्मिक घटना के कारण मृत्यु हो जाती थी, तो दोस्तों उनको दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती थी। तो इसी को प्रयास को लेते हुए, यानी कि उच्च जातियों की महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय को लेते हुए दोस्तों एमजे रनाडे ने बिशप बटलर के विचारों से प्रेरित होकर विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत किए। ठीक दोस्तों एमजे रनाडे की दोस्तों आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो एमजे रनाडे हैं वो किसके विचारों से प्रेरित थे। दोस्तों आप इसे याद रखिएगा, जो एमजे रनाडे हैं वो दोस्तों बिशप बटलर के विचारों से प्रेरित थे। ठीक दोस्तों बिशप जोसेफ बटलर की कृति एनोलॉजी ऑफ रिलीजन और 3 sermons ऑन ह्यूमन नेचर को 1860 के दशक में मुंबई विश्वविद्यालय के नैतिक दर्शन संबंधी पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान प्राप्त था। यानी कि दोस्तों एमजे रनाडे जिससे प्रभावित थे, यानी कि बिशप जोसेफ बटलर से प्रभावित थे एमजे रनाडे। तो दोस्तों जो बिशप बटलर थे उनकी जो कृतियाँ थी, यानी कि जो उनकी रचनाएं थी, एनोलॉजी ऑफ रिलीजन और 3 sermons ऑन ह्यूमन नेचर, इसको दोस्तों मुंबई विश्वविद्यालय के नैतिक दर्शन संबंधी पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान प्राप्त था। दोस्तों आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि एनोलॉजी ऑफ रिलीजन या 3 sermons ऑन ह्यूमन नेचर किसकी रचनाएं हैं। तो इसे दोस्तों आप याद रखिएगा, ये रचनाएं बिशप जोसेफ बटलर की हैं। दोस्तों इसी समय एमजे रनाडे द्वारा लिखित ग्रंथ द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रीमैरिज ऑफ विडो और वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो रीमैरिज में विधवा विवाह के लिए शास्त्रीय स्वीकृति का विशद विवेचन किया गया। जैसा कि दोस्तों नाम से ये स्पष्ट है इन किताबों से, इन जो किताबें हैं दोनों जो मतलब एमजे रनाडे जी द्वारा लिखी गई थी, द टेक्स्ट ऑफ हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रीमैरिज ऑफ विडो और द वैदिक अथॉरिटीज फॉर द विडो मैरिज। दोस्तों ये दोनों किताबें जो है दोस्तों इसलिए लिखी गई थी जिससे शास्त्रीय प्रमाण क्या किया जा सके, प्रस्तुत किया जा सके, जिसकी शास्त्रीय विवेचना की जा सके विधवा पुनर्विवाह के लिए। और दोनों किताबें एमजे रनाडे द्वारा लिखी गई थी। ठीक दोस्तों अपरिचित जातियों से भी एक समाज सुधारक का आविर्भाव हुआ। उनका नाम था ज्योतिबा बाई फुले और उन्होंने जाति और लिंग भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, सत्य शोधक समाज की स्थापना की और स्त्रियों और अछूतों के उत्थान के लिए कार्य किया। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो समाज सुधारक थे सिर्फ ऊंची जातियों से आए। दोस्तों जो तथाकथित पिछड़ी जातियां हैं या जो अपवर्जित जातियां हैं उससे भी समाज सुधारक आए, जैसे कि दोस्तों ज्योतिबा फुले लिंग और जात के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। यानी कि जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, यानी कि स्त्री पुरुष के आधार पर या जो जात के आधार पर भेदभाव होता है, उसके खिलाफ दोस्तों ज्योतिबा भाई फुले ने आवाज उठाई। उसके अलावा दोस्तों जो सत्य शोधक समाज है उसकी स्थापना भी ज्योतिबा फुले द्वारा की गई। और दोस्तों स्त्री और अछूते के उत्थान के लिए कई सारे कार्य ज्योतिबा फुले द्वारा किए गए। दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, दोस्तों इन्होंने भी स्त्रियों की समानता एवं दोस्तों शिक्षा के लिए बहुत सारे प्रश्न उठाए, बहुत सारे प्रयास किए। ठीक
दोस्तों, ताराबाई शिंदे एक महाराष्ट्रीय गृहिणी ने अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में पुरुष प्रधान समाज के दोहरे मापदंडों का विरोध किया। यानी कि दोस्तों, जो एक महाराष्ट्र की जो एक गृहिणी थी, यानी जो हाउस वाइफ थी, जिनका नाम था दोस्तों ताराबाई शिंदे। दोस्तों, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी स्त्री पुरुष तुलना, और दोस्तों उसमें पुरुष प्रधान समाज के दोहरे मापदंडों का विरोध किया। ठीक दोस्तों, उन्होंने उस अन्याय को उजागर किया जिसमें एक ब्राह्मण विधवा को नाजायज संतान की हत्या पर मृत्युदंड मिला, जबकि संबंधित पुरुष को कोई सजा नहीं हुई। पुस्तक के प्रकाशन से समाज में व्यापक हलचल मच गई। यानी कि दोस्तों, जो ताराबाई शिंदे थी, जो अपनी पुस्तक लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना, दोस्तों ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना की माध्यम से दोस्तों यह बताई कि एक न्यायालय जो निर्णय देता है, जिसमें एक ऐसी महिला रहती है ब्राह्मण की, जो विधवा रहती है, जो नाजायज संतान की हत्या पर उसको मृत्युदंड दिया जाता है, लेकिन दोस्तों जिसकी संतान रहती है उसके पिता को कोई दंड नहीं दिया जाता है, सिर्फ जो महिला रहती है उसकी संतान को ही दंड दिया जाता है। यानी कि जो पुरुष रहता है उसको कोई सजा नहीं मिलती दोस्तों। इस पर उन्होंने क्या किया दोस्तों, वो सवाल उठाया और उसकी सच्चाई को उजागर किया। दोस्तों, इस पुस्तक का जब प्रकाशन हुआ तो दोस्तों इसने समाज में व्यापक हलचल मचा दी थी। ठीक दोस्तों, रुकैया बेगम, खशावत हुसैन, इन्होंने दोस्तों क्या किया दोस्तों, इन्होंने भी स्त्रियों के स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए। दोस्तों, ये एक बंगाली मुस्लिम महिला थी, तो जो दोस्तों अपने उदार पति के सहयोग से उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी में शिक्षा मिली। यानी कि दोस्तों, जो रुकैया बेगम खशावत हुसैन थी दोस्तों, ये बंगाल की एक मुस्लिम महिला थी, और इनके पति के माध्यम से दोस्तों इनको उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी में शिक्षा मिली। दोस्तों, उन्होंने सुल्तानाज ड्रीम नाम का कहानी लिखी, जो भारत की प्रारंभिक वैज्ञानिक कथा और किसी महिला द्वारा रचित प्रथम कृति मानी जाती है। यानी कि दोस्तों, जो रुकैया बेगम थी, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था सुल्तानाज ड्रीम, यानी कि सुल्ताना का सपना। और दोस्तों सुल्ताना का सपना के माध्यम से दोस्तों उन्होंने ऐसी पहली कृति प्रस्तुत थी जो दोस्तों भारत की प्रारंभिक विज्ञान कथा और किसी महिला द्वारा रचित पहली कृति मानी जाती है। ठीक दोस्तों, इसमें वो एक ऐसी देश की कल्पना करती है जहां स्त्रियां वैज्ञानिक हैं और पुरुष पर्दे में रहते हैं, और जबकि महिलाएं बादलों में उड़ने वाली मशीनें पर नियंत्रण जैसी तकनीकें विकसित करती हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर उन्होंने अपने स्त्री पुरुष मतलब जो सुल्ताना ड्रीम था, यानी कि जो सुल्ताना का सपना था, उस किताब में बेगम सैयद खसावत हुसैन ने ऐसा प्रयास किया दोस्तों, उसमें ऐसे समाज को प्रदर्शित किया है उस किताब में, उस कहानी में, जहाँ पर समाज का जो कार्य है वो उल्टा है। यानी कि जो इस समाज में कार्य किया जाता है पुरुषों द्वारा, वहाँ पर वो कार्य स्त्रियां कर रही हैं, और जो स्त्रियां इस समाज में कार्य करती है वर्तमान समय के समाज में, हमारे आपके समाज में, तो उस समाज के समाज में जिसमें रुकैया बेगम ने अपनी जैसी कहानी में दर्शाया है, उसमें वो कार्य क्या करते हैं दोस्तों, पुरुष करते हैं। यानी कि उनकी पुस्तक में स्त्री के कार्य पुरुष करते हैं, पुरुष के कार्य स्त्री करते हैं। जैसे कि दोस्तों जो स्त्रियां हैं वो वैज्ञानिक हैं और पुरुष पर्दे में रहते हैं, जबकि महिलाएं बादलों में उड़ने वाली मशीनों पर नियंत्रण जैसे तकनीकों का विस्तार करती हैं। कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि स्त्रियों के अधिकार राष्ट्रवादी परिकल्पना के अभिन्न अंग थे। यानी कि दोस्तों जो हमारी राष्ट्रवादी परिकल्पना हुई थी, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन चले थे, तो उसमें भी दोस्तों हमारे जो स्त्रियों के अधिकार थे उनको भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। जैसे कि दोस्तों आप 1931 में कराची में भारतीय कांग्रेस द्वारा एक अध्यादेश जारी करके स्त्रियों को बराबरी का हक देने पर बल दिया गया था, इसके माध्यम से जान सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो 1931 का दोस्तों जो भारतीय कांग्रेस द्वारा एक अध्यादेश पारित किया गया था कराची में, उसमें दोस्तों जो स्त्रियां थी उनको बराबरी का अधिकार देने की बात की गई थी। दोस्तों सार्वजनिक रोजगार सख्त या सम्मान के संबंध में निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा। और दोस्तों वहाँ पर यह भी बताया गया था कि जो स्त्रियां हैं उनको हर एक जगह समान स्थान मिलेगा, चाहे सार्वजनिक रोजगार हो या सख्त सम्मान के संबंध में, सब जगह उन्हें क्या होगा, उन्हें हर एक प्रकार से समान माना जाएगा, उन्हें किसी भी आधार पर निर्योग्य नहीं ठहराया जाएगा। दोस्तों स्वतंत्रता के 2 दशक बाद 1970 के दशक में स्त्री मुद्दा फिर से उभरे, जब अब ध्यान सती विवाह और कुरीतियों से हटकर आधुनिक समस्याओं जैसे कि लोकप्रिय माध्यमों में स्त्री का प्रतिनिधित्व और असमान विकास के लैंगिक प्रभाव पर गया। यानी कि दोस्तों जब
स्वतंत्रता के 2 दशक बाद 1970 के दशक में हिस्ट्री संबंधित मुद्दे दोस्तों जब फिर से उठे तो दोस्तों जो अब मुद्दा था स्त्रियों की आंदोलनों का, स्त्रियों के संबंधित मुद्दे जो थे अब दोस्तों अब वो बदल चुके थे दोस्तों। अब दोस्तों अब ध्यान सती प्रथा या बाल विवाह पर नहीं था दोस्तों। अब दोस्तों आधुनिक समस्याओं जैसे कि लोकप्रिय माध्यमों में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व और असमान विकास के लैंगिक प्रभाव पर अब क्या था, जो स्त्री सुधारों का मुद्दा है, जो स्त्री प्रश्न थे उसका मुद्दा था। ठीक दोस्तों, 1980 के दशक में कानून सुधार प्रमुख मुद्दा बना, यानी कि जो कानूनी सुधार है वो 1980 के दशक में प्रमुख मुद्दा बन गया, जब पाया गया कि कोई स्त्री संबंधी कानून अब भी औपनिवेशिक काल जैसा ही बना हुआ है। यानी कि जब देखा गया कि कोई भी अभी मतलब नया कानून नहीं आया स्त्री पुरुष मतलब स्त्री और स्त्री संबंधी, यानी कि जिसमें स्त्रियों को समान अधिकार देने की बात की जाए, सिर्फ वही सारे पुराने कानून बचे हुए हैं जो औपनिवेशिक काल में बनाए गए थे, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। तो जो कानून सुधार था वो स्वतंत्र भारत में 1980 के दशक में प्रमुख मुद्दा बन गया। दोस्तों अब हम जानेंगे अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का जो संघर्ष हुआ है उसके बारे में, और अन्यथा सक्षम व्यक्ति क्या होते हैं इनके भी बारे में जानेंगे। दोस्तों तो अगर आप तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। और आपको किस प्रकार के और वीडियो चाहिए या किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, या आपको इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, MCQ चाहिए, तो उसके लिए भी आप दोस्तों कमेंट जरूर करिए। दोस्तों अन्यथा असक्षम यानी कि डिफरेंटली एबल लोग केवल इसलिए सक्षम नहीं होते हैं कि वह शारीर या मानसिक रूप से बाधित होते हैं, लेकिन इसलिए भी असक्षम होते हैं कि समाज कुछ इस रीत से बना है कि उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करता। यानी कि दोस्तों जो डिफरेंटली एबल लोग होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में अन्यथा सक्षम लोग कहते हैं, दोस्तों जो अन्यथा सक्षम लोग होते हैं दोस्तों वो दोस्तों इसलिए असक्षम नहीं होते हैं दोस्तों कि वो शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित हैं या कमजोर हैं दोस्तों, लेकिन वो इसलिए भी असक्षम होते हैं दोस्तों क्योंकि जो दोस्तों समाज है उनकी मतलब इस रीत से बना हुआ है जो उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करता। यानी कि जो समाज है वो जो अन्यथा सक्षम लोग हैं उनकी जरूरतों को नहीं पूरा करता है, उनके अनुसार नहीं बना हुआ है, तो इसलिए जो अन्यथा सक्षम लोग हैं वो भी क्या होते हैं दोस्तों, वह अपने असक्षमता का बहुत ज्यादा मतलब उनका बुरा अनुभव करना पड़ता है इस समाज में। ठीक दोस्तों, क्योंकि समाज की मान्यताएं अलग हैं, वह अन्यथा असक्षम के अनुरूप नहीं है समाज हमारे। दोस्तों दलित आदिवासी और स्त्री अधिकार आंदोलन को पहले ही मान्यता मिल चुकी थी, पर विकलांग अधिकारों के हाल ही में स्वीकार किया गया है। यानी कि दोस्तों जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके अधिकारों को अभी हाल ही में स्वीकृति हुई थी। भले ही दलित और जो आदिवासी या स्त्री अधिकार आंदोलन है इनको पहले से स्वीकृति मिल गई हो, लेकिन जो विकलांगों के अधिकार हैं दोस्तों इन्हें अब हाल ही में क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। ठीक दोस्तों भारतीय संदर्भ में अनिता घई इस आंदोलन की प्रमुख कार्यकर्ता है। यानी कि दोस्तों जो अनिता घई हैं इनका नाम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। ये दोस्तों जो असक्षम व्यक्तियों का आंदोलन है उसके दोस्तों प्रमुख कार्यकर्ता है। दोस्तों इसको आप याद कर लीजिए। अनिता घई कौन है? अनिता घई दोस्तों जो असक्षम व्यक्तियों के प्रति आंदोलन चल रहा है, असक्षम व्यक्तियों के अधिकार का आंदोलन चल रहा है, उसकी प्रमुख क्या है दोस्तों, कार्यकर्ता है। दोस्तों अनिता घई कहती है दोस्तों, वह कहते हैं कि विकलांग लोग की अदृश्यता की स्थिति रॉल्फ एलियंस के उपन्यास इनविजिबल मैन के पात्र जैसा है, जो अमेरिका में नस्लवाद के विरोध का प्रतीक है। यानी कि दोस्तों जो अनिता घई है वो कहती हैं, उनका एक कथन है कि जो विकलांग लोग हैं उनकी अदृश्यता की स्थिति जो रॉल्फ एलियंस का दोस्तों जो उपन्यास है इनविजिबल मैन के पात्र जैसा ही है, क्योंकि ये जो पात्र था दोस्तों ये रॉल्फ एलियंस का जो इनविजिबल मैन था दोस्तों, ये अमेरिका में दोस्तों नस्लवाद का विरोधी का प्रतीक था। ठीक दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा। जो रॉल्फ एलियंस है उनके उपन्यास का नाम क्या है, इनविजिबल मैन। और दोस्तों जो इनविजिबल मैन था वो जो अमेरिका है उसमें नस्लवाद का विरोध का प्रतीक था। ठीक दोस्तों, अन्यथा सक्षम शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाता है कि आम लोग असक्षम शब्द का जो भाव समझते हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों अन्यथा सक्षम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दोस्तों इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाता है जो आम लोग अच्छे शब्द का अर्थ समझते हैं, जो भाव समझते हैं, उस पर यह जो अन्यथा सक्षम प्रश्न है क्या करता है, प्रश्न लगाता है। यानी कि इसका कहने का माध्यम यह होता है अन्यथा सक्षम का। अन्यथा सक्षम से हम ये बताते हैं कि जो समाज है वो इन लोगों के अनुरूप नहीं है, इसलिए ये व्यक्ति क्या है, असक्षम है। ठीक दोस्तों, इसलिए जो असक्षम शब्द है दोस्तों वो यह भाव समझाता है और यह प्रश्न चिन्ह लगाता है जो ये भाव है अन्यथा सक्षम के लोगों के। ठीक दोस्तों, विश्व भर में दोस्तों निर्योग्यता असक्षमता का जो तात्पर्य समझा जाता है उसके कुछ आम लक्षण नीचे दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों जो अक्षमता होती है, जो निर्योग्यता होती है दोस्तों,
जो उसका अर्थ समझा जाता है विश्व में कि जो असक्षम लोग हैं वो क्या हैं और कैसे हैं, उसके जो कुछ जो समान तात्पर्य है जो पूरे विश्व में समझे जाते हैं, आम लक्षण जो है दोस्तों वो नीचे दिए गए हैं। दोस्तों जो निर्योग्यता या सक्षमता को एक जैविक कमजोरी मानी जाती है, यानी कि जो अगर कोई व्यक्ति निर्योग्य है या सक्षम है उसको क्या माना जाता है पूरे विश्व भर में एक जैविक कमजोरी मानी जाती है। ठीक दोस्तों, ये तो पहला लक्षण हो गया जो विश्व भर में अक्षमता को तात्पर्य समझा जाता है उसका। और जो दूसरा लक्षण है दोस्तों, जब कभी किसी अक्षम व्यक्ति के समक्ष कई समस्याएं खड़ी होती हैं तो यह मान लिया जाता है कि वह समस्याएं उसकी बाधा या कमजोरी के कारण उत्पन्न हुई है। यानी कि अगर कोई भी ऐसी समस्या है जो किसी असक्षम या विकलांग व्यक्ति के प्रति खड़ी है तो यह मान लिया जाता है कि वो कमजोरी उसके सामने इसलिए आई है क्योंकि जो वह व्यक्ति है वो क्या है दोस्तों, वो कमजोर है, यानी कि जो बाधा है या जो कमजोरी है उसकी कमजोरी के कारण आई हुई है। ठीक दोस्तों अक्षम व्यक्तियों को हमेशा शिकार यानी पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, यानी कि जो असक्षम व्यक्ति होते हैं उनको दोस्तों हमेशा क्या माना जाता है कि ये पीड़ित है भैया, शिकार है, इनके ऊपर दया करो, ये दया के पात्र हैं, ऐसा रूप में उनको देखा जाता है, यानी कि उनको पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है पूरे विश्व भर में। यह माना जाता है कि निर्योग्यता उस निर्योग्य व्यक्ति के अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ी है, यानी कि दोस्तों यह माना जाता है कि जो निर्योग्यता है वो वह उस निर्योग व्यक्ति के अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ी हुई है, यह पूरे विश्व भर की धारणा है। दोस्तों निर्योग्यता का मूल भाव यह दर्शाता है कि निर्योग व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है, यानी कि दोस्तों जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अन्यथा सक्षम हैं उनको पूरे विश्व भर में ऐसा देखा जाता है कि इनको क्या है, इन्हें हेल्प की आवश्यकता है, इन्हें सहायता की आवश्यकता है। ठीक दोस्तों भारत में अंधा, बहरा, अपंग जैसे शब्द अपमानजनक रूप से इस्तेमाल किए जाते थे क्योंकि यहाँ शारीरिक पूर्णता को श्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ शारीरिक पूर्णता को श्रेष्ठ माना जाता है, जैसे कि जो शरीर में पूर्ण रूप से विकसित है, जिसके पूरे हाथ पैर और आँख कान नाक सब अच्छे से सही सलामत है, उनको बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए दोस्तों जो अंधा, बहरा, अपंग है ये सब शब्द जो है दोस्तों, ये सब शब्द दोस्तों अपमानजनक शब्द के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के लिए। दोस्तों विकलांगता को अक्सर दुर्भाग्य या पिछले कर्मों का फल समझा जाता है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति को दया और तिरस्कार दोनों झेलने पड़ते हैं, यानी कि दोस्तों जो विकलांगता है, अगर कोई विकलांग है तो ऐसा माना जाता है भारतीय समाज में कि भाई ये जो विकलांग है ये इसके भाग्य में ही लिखा है कि विकलांग होगा, या जो इसका पिछला कर्म था दोस्तों इसी के कारण क्या है दोस्तों यह विकलांग है, यानी कि दोस्तों इसमें पीड़ित व्यक्ति को दया और तिरस्कार दोनों का सामना करना पड़ता है। ठीक दोस्तों भारतीय संस्कृत और पौराणिक कथाओं में भी विकलांगता की छवि प्राय नकारात्मक रूप में प्रस्तुत की गई है, यानी कि दोस्तों जो भारतीय संस्कृत है और जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें जो विकलांगता है उसको बहुत ही नकारात्मक रूप से यानी कि बहुत ही निगेटिव रूप में दिखाया गया है। दोस्तों अन्यथा सक्षम शब्द इनमें से किसी भी अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है, और जो सभी अवधारणाएं हैं ना कि तो जो निर्योग जो व्यक्ति है जो मतलब असक्षम है या जो दिव्यांग है वो दोस्तों वो मतलब सहायता के लिए क्या है सदैव तैयार रहता है, सदैव उसे सहायता की जरूरत रहती है, वह पीड़ित है, वह पीड़ित व्यक्ति है। ठीक दोस्तों उसके वो अपने भाग्य की वजह से अपने पिछले कर्मों को जैसे इस जन्म में विकलांग हुआ है। दोस्तों ये जो धारणाएं हैं या अन्यथा सक्षम शब्द में इन सभी की स्वीकार नहीं किया जाता है, यानी कि इनमें से किसी भी धारणा को अन्यथा सक्षम शब्द में स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक दोस्तों मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त यानी कि दोस्तों मेंटली चैलेंज, दृष्टि बाधित यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड और शारीरिक रूप से बाधित यानी कि फिजिकली इम्पेयर्ड जैसे शब्दों का प्रयोग अब पुराने घिसे पिटे नकारात्मक भाव व्यक्त करने वाले शब्द जैसे मंदबुद्धि, अपंग अथवा लूला लंगड़ा के स्थान पर किया जाने लगा है। यानी कि दोस्तों जो पहले पुराने शब्द थे जो बहुत घिसे पिटे और जो नकारात्मक भाव व्यक्त करते थे, जैसे कि दोस्तों मंद बुद्धि हो गया या अपंग हो गया या दोस्तों लूला लंगड़ा हो गया, अब दोस्तों इन शब्दों के स्थान पर हम ऐसे सकारात्मक भाव वाले शब्द जैसे कि मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त यानी कि मेंटली चैलेंज या दृष्टि बाधित यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड या शारीरिक रूप से बाधित या फिजिकली इम्पेयर्ड जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों जो ये शब्द थे पुराने ये बहुत ही नकारात्मक भाव प्रदर्शित करते थे और ये बहुत ही घिसे पिटे या बहुत ही अपमानजनक शब्द थे। दोस्तों सरकार ने इनके लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रदान किए हैं जैसे कि शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय, यानी कि दोस्तों सरकार है बहुत सारे कार्यक्रम इन सभी व्यक्तियों की लाती है, इन सभी व्यक्तियों के लिए लाती है जो फिजिकली इम्पेयर्ड है या जो मेंटली इम्पेयर्ड है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जैसे दोस्तों इनको शिक्षा, रोजगार या व्यवसाय प्रदान किया जाता है। दोस्तों जनगणना 2021 में जनसंख्या गणना चरण के दौरान
घरेलू अनुसूची के माध्यम से विकलांगता संबंधित सूचना एकत्रित की गई थी। यानी कि दोस्तों जो 2011 की जनगणना हुई थी दोस्तों, उसमें जो विकलांगता संबंधित मतलब सूचनाएं हैं वो एकत्रित की गई थी। दोस्तों 2011 की जनगणना में दोस्तों जनसंख्या की गणना के चरण के दौरान दोस्तों घरेलू अनुसूची के माध्यम से विकलांगता संबंधित जो प्रश्न होते हैं वह एकत्रित किए गए थे। तो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना के दौरान किस सूची में या किस अनुसूची में जो है विकलांगता संबंधित सूचना एकत्र की गई थी। तो उसे आप याद रखिएगा, घरेलू अनुसूची के तहत क्या किया गया था दोस्तों, जो विकलांगता संबंधित प्रश्न थे या विकलांगता संबंधित सूचनाएं थी उसे एकत्रित की गई थी। दोस्तों 8 प्रकार की विकलांगता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया, क्योंकि 2001 की जनगणना में 5 प्रकार के बारे में प्रश्न पूछा गया था। यानी कि दोस्तों 2011 की जनगणना में जो सरकार थी उसने 8 प्रकार की विकलांगता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया था। और क्योंकि दोस्तों जो 2001 था उसमें जनगणना जो हुई थी उसमें 5 प्रकार की विकलांगता के बारे में ही प्रश्न पूछा गया था। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों कि जो 2011 था उसमें विकलांगता से संबंधित 8 प्रकार के प्रश्न जनगणना के मतलब जो प्रश्न पत्र प्रश्नावली थी उसमें, और जो 2001 का जनगणना था उसमें 5 प्रश्न पूछे गए थे जनगणना के दौरान विकलांग लोगों के संबंध में। ठीक दोस्तों इसी के साथ आपका ये वीडियो खत्म होता है, आपका चैप्टर ये खत्म होता है, चैप्टर 5। दोस्तों अगर आप चैप्टर 5 के अलावा सोशियोलॉजी के अन्य चैप्टर देखना चाहते हैं दोस्तों, समाजशास्त्र के अन्य चैप्टर हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं। आप जाइए हमारे वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों आप सब जितने भी लोग हैं प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों के पास अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करिए, जिससे दोस्तों हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू और लाइक आए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट लाने के लिए प्रेरित रहूं दोस्तों। और आप इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक करिए अगर आपको जानना है कि सीयूटी के लिए कैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।